नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन एससीएमपी में चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में जो जो टॉपिक अपन कवर करेंगे एक बार उनको देख लेते हैं। एक तो देखेंगे अपन इसमें प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में 3 सब टॉपिक दे रखे हैं: स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और एक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। एक टॉपिक और है इस चैप्टर में, वो है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, जिसको अपन एबीबी भी बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। इसके अलावा इस चैप्टर में एक टॉपिक और था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ा बहुत यहाँ बता रखा था, थोड़ा बहुत अपन को चैप्टर 4 में बता रखा था। तो चैप्टर 4 में अपन उसको डिटेल में कवर कर लिया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, तो उसको अपन यहाँ नहीं देखेंगे। बाकी ये 5 टॉपिक अपन देखेंगे। 3 तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एक एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट और एक एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है? ये बताता है कि जो आपका ऑपरेटिंग इनकम आया है या जो आपका प्रॉफिट आया, उसका अपन यहाँ डिफरेंट वे में एनालिसिस करेंगे। यहाँ डिफरेंट टाइप से एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले उसमें करेंगे स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में अपन जो प्रॉफिट का एनालिसिस करेंगे, उसमें ये बोलता है कि अपन देखेंगे कि जो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट आया है और जो करंट ईयर में जो प्रॉफिट हो गया। मान लो लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट था 10 लाख का, लास्ट ईयर प्रॉफिट था आपका 10 लाख का लास्ट ईयर का, और करंट ईयर में ये प्रॉफिट हो गया मान लो आपका 14 लाख का। तो जो 10 लाख का लास्ट ईयर प्रॉफिट था, करंट ईयर में 14 लाख हो गया। तो इसमें जो चेंज होता है, इसके कारण जानेंगे, इसके रीजन जानेंगे कि चेंज क्यों होता है। तो ये बताता है जो प्रॉफिट में आपका चेंज हुआ, इसके 3 रीजन होते हैं। 3 रीजन से आपका प्रॉफिट चेंज होता है। एक होता है ग्रोथ कंपोनेंट, दूसरा प्राइस रिकवरी कंपोनेंट और तीसरा प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। एक ग्रोथ कंपोनेंट, एक प्राइस रिकवरी कंपोनेंट और एक प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। ग्रोथ कंपोनेंट बोलता है जो आपका प्रॉफिट चेंज हुआ, ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आपकी यूनिट्स चेंज हो गई, सेल्स यूनिट आपकी चेंज हो गई। यूनिट्स के चेंज होने से आपका प्रॉफिट चेंज हो सकता है। यूनिट्स के चेंज होने से, जैसे मान लो लास्ट ईयर आपने 10,000 यूनिट सेल करी थी, करंट ईयर में 12,000 कर दी, या करंट ईयर में मान लो कम यूनिट सेल करी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यूनिट्स के चेंज होने से प्रॉफिट चेंज हो जाता है, वो होता है ग्रोथ कंपोनेंट। अब ग्रोथ कंपोनेंट में बोलता है जो यूनिट्स चेंज होती है, सेल्स यूनिट, उसके 2 रीजन होते हैं। या तो मार्केट की साइज ही चेंज हो गई। मान लो जो मार्केट था, मार्केट की जो मतलब आपकी इंडस्ट्री जो थी, जैसे आप मान लो पेन इंडस्ट्री में थे, पेन इंडस्ट्री का पूरा मार्केट था 10 लाख यूनिट्स का, और वो करंट ईयर में मार्केट हो गया, लास्ट ईयर 10 लाख का था, करंट ईयर में हो गया वो मान लो 15 लाख यूनिट्स का। 10 लाख से 15 लाख हो गया, तो मार्केट की साइज चेंज होगी, तो आपकी भी क्या होगी? आपकी भी साइज चेंज हो जाएगी। मतलब जबकि मार्केट ग्रो कर गया, तो आप भी क्या करोगे? मार्केट के अकॉर्डिंग ग्रो कर जाओगे। तो मार्केट की साइज के कारण यूनिट्स चेंज हो सकती हैं, या दूसरा रीजन है आपका शेयर चेंज हो गया। आपका मार्केट शेयर बढ़ गया या कम हो गया? मार्केट शेयर चेंज हो गया आपका। आपने अपने प्रोडक्ट में कुछ अच्छा किया, कुछ अलग किया, कंपटीटर से कुछ अलग किया, प्रोडक्ट में कुछ डिफ्रेंसिएशन किया, जिससे आपका शेयर बढ़ गया। पहले आपका शेयर था मार्केट में मान लो 10% का, अब वो 15% हो गया। तो ये है मार्केट शेयर चेंज। तो 2 रीजन से यूनिट्स चेंज हो सकती है, या तो मार्केट की साइज ही चेंज हो गई या मार्केट में आपका शेयर चेंज हो गया। पहला चेंज हो गया यूनिट्स का चेंज। दूसरा चेंज बोलता है आपका जो प्रॉफिट चेंज हुआ, जो 10 लाख से 14 लाख हुआ, इसमें एक रीजन हो सकता है प्राइस का चेंज। प्राइस का चेंज मतलब या तो सेलिंग प्राइस चेंज हो गई या रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज हो गई। मान लो आप जो पेन बेचते थे, पहले 10 रुपीज़ में बेचते थे और अब आप 11 रुपीज़ में बेचते हो, तो प्राइस के चेंज से भी आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऐसे ही रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज हो गई, तो आपका प्रॉफिट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। और तीसरा रीजन बोलता है जो आपका प्रॉफिट चेंज हुआ, वो आपकी एफिशिएंसी में चेंज होने के कारण हुआ। मतलब आपकी एफिशिएंसी मान लो बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? लास्ट ईयर मान लो आपने बनाई थी 1 लाख यूनिट और 10 लाख की फिक्स कॉस्ट आती थी। करंट ईयर में 10 लाख की फिक्स कॉस्ट आ रही है आपकी, लेकिन आपने यूनिट बना दी 2 लाख की, 2 लाख यूनिट बना दी, तो क्या हुआ? कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम हो जाएगी। तो एफिशिएंसी में चेंज होने से क्या होगा? एफिशिएंसी अगर आपकी बढ़ गई तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो एफिशिएंसी में चेंज होने से भी आपका प्रॉफिट चेंज हो सकता है। तो ये बताता है 3 रीजन से प्रॉफिट चेंज होता है, या तो सेल्स यूनिट का चेंज हो गया, या प्राइस का चेंज होगा, प्राइस मटेरियल की भी चेंज हो सकती है, सेलिंग प्राइस भी चेंज हो सकती है, और लास्ट बोलता है आपकी एफिशिएंसी चेंज हो गई या प्रोडक्टिविटी में आपकी चेंज हो गया। एफिशिएंसी या तो बढ़ गई या एफिशिएंसी आपकी कम हो गई, उससे भी आपका प्रॉफिट चेंज हो सकता है। ये 3 रीजन बताता है। इन 3 रीजन से आपका प्रॉफिट चेंज हो सकता है। यूनिट्स में जो चेंज आता है वो 2 रीजन से आता है, या तो मार्केट की साइज ही चेंज हो गई, मार्केट की साइज चेंज हो गई, तो उसके कंपैरिजन में, मतलब उसी रेशियो में आपका भी क्या होगा? साइज चेंज होगा, आपकी भी सेल्स यूनिट की साइज चेंज हो जाएगी। दूसरा, आपका शेयर चेंज हो गया मार्केट में, या तो आपका शेयर बढ़ गया, आपने कुछ अच्छा काम किया तो, या आपने कुछ बुरा काम किया तो आपका शेयर कम हो गया, तो आपका शेयर चेंज हो गया। तो ये कुछ रीजन होते हैं प्रॉफिट में चेंज होने के। तो जो आपका 10 लाख का प्रॉफिट था, ये 14 लाख कैसे हुआ, इसके रीजन ये बताता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट था 10 लाख, करंट ईयर हो गया 14 लाख। कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही होगा, कम भी हो सकता है, लेकिन अपन एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट ईयर 10 लाख था, करंट ईयर हो गया 14 लाख। क्वेश्चन में देगा आपको एक तो ग्रोथ कंपोनेंट की फिगर देगा। मान लो ग्रोथ कंपोनेंट उसने दे रखा है यहाँ पे 2 लाख का,
एक प्राइस रिकवरी कंपोनेंट की फिगर देगा, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट दे रखा है 1 लाख का। एक प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट की फिगर देगा, ये दे रखा है मान लो ये 1 लाख की, ये फिगर दे रखी है 1 लाख और 2 लाख, ये फिगर दे रखी है। 2 लाख ग्रोथ कंपोनेंट, 1 लाख प्राइस रिकवरी कंपोनेंट, 1 लाख प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। इस तरह से आपका जो प्रॉफिट बढ़ा है ना 10 से 14, ये 4 लाख इन चीज़ों से बढ़ा है। 2 लाख ग्रोथ कंपोनेंट के कारण हुआ है, 1 लाख प्राइस रिकवरी के कारण और 1 लाख प्रोडक्टिविटी के कारण। ये यहाँ पे कौन सी फिगर दे रखी है? फेवरेबल फिगर दे रखी है, मतलब इनसे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये एडवर्स भी दे सकता है, फेवरेबल देगा या तो या एडवर्स देगा। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो एडवर्स देगा, बढ़ रहा है तो फेवरेबल देगा। अब आपको क्या करना है? आपको बनाना है एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, क्या करना है आपको? लास्ट ईयर की जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम थी वो उठानी है। जैसे लास्ट ईयर की ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी? 10 लाख थी, ये उठानी है। अब इसमें आपको प्लस या माइनस करने, या तो प्लस करने या माइनस करने, 3 चेंज प्लस या माइनस करने। अगर इन चेंजेस से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, प्रॉफिट कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे। बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे। कौन कौन से चेंज? चेंज ड्यू टू मार्केट साइज पहला, तो दूसरा चेंज ड्यू टू प्रोडक्टिविटी और तीसरा चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। 3 चेंज ड्यू टू मार्केट साइज लेंगे अपन पूरा ग्रोथ कंपोनेंट नहीं लेंगे कि पूरा 2 लाख ले लिया, पूरा 2 लाख नहीं लेंगे। मार्केट साइज के कारण कितना चेंज हुआ वो दिखाएंगे अपन। मार्केट साइज के कारण कितना चेंज हुआ वो अलग से अपन ऐड या लेस करके दिखाएंगे। उससे प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ वो अपन दिखा देंगे। बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस। दूसरा चेंज ड्यू टू प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल सिंपल है। चेंज ड्यू टू प्रोडक्टिविटी क्या करना है आपको? प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट जो है इसका फिगर उठाना है। इसका फिगर देखो कितना है, प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट का फिगर कितना है? 1 लाख। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो सीधा उठा लेंगे 1 लाख प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट का फिगर। इसके बाद चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अभी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब आपने पढ़ रखा है, क्या होता है इसका मतलब? आपने अपने प्रोडक्ट में कुछ अलग किया, कंपटीटर से कुछ अलग किया, कुछ कंपटीटर से अलग किया, जिससे आपका कंपैरिजन होना, कंपटीटर से कंपैरिजन होना ही बंद हो गया। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका शेयर चेंज होगा, आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपका शेयर बढ़ जाएगा। कंपटीटर से कुछ अलग कर दिया आपने अपने प्रोडक्ट में, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो मार्केट पे आप ज़्यादा मार्केट में कैप्चर कर लोगे। पहले मार्केट शेयर मान लो आपका 10% था, अब 15% हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो मार्केट में आपका शेयर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या चेंज होगा? अगर आप अपने प्रोडक्ट में कुछ अलग करोगे तो क्या होगा? आप अपने प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज कर पाओगे। जैसे एप्पल करता है, एप्पल अपने मोबाइल के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, जैसे डव साबुन करता है, जैसे हेवल्स फायर्स करता है, तो प्राइस में आपके चेंज आ जाएगा। तो एक तो मार्केट शेयर प्लस प्राइस रिकवरी, मार्केट शेयर और प्राइस रिकवरी, इन दोनों का टोटल ही क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब किस किस का टोटल? एक तो मार्केट शेयर और एक ये प्राइस रिकवरी, इन दोनों का टोटल क्या होता है? ये होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर से अलग कर दोगे तो उससे आपका शेयर बढ़ जाएगा। हाँ, मान लो आपने गलत वे में अलग किया तो शेयर कम भी हो सकता है, लेकिन मान लो आपने अच्छे वे में अलग किया, कंपटीटर से ऐसा बना दिया अपने प्रोडक्ट को कि कंपटीटर से कंपेरिजन होना ही बंद हो गया, तो आपका शेयर मान लो पहले 10% था, 15% हो गया, 18% हो गया, तो मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। दूसरा चेंज क्या आएगा? अगर आपने प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया तो आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर पाओगे, तो प्राइस में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। तो ये दोनों का टोटल क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये अपन को दिखाना है, चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इन 3 चेंजेस को दिखाना है, मार्केट साइज का चेंज, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का चेंज, और ये आ जाएगी आपकी ऑपरेटिंग इनकम ऑफ करंट ईयर। जो ऑपरेटिंग इनकम करंट ईयर की दे रखी है वो आपकी ये निकल के आ जाएगी। अब ये तीनों चेंज कैसे निकालेंगे? तीनों चेंज वो देख लो नोट में। सबसे पहले मार्केट साइज का चेंज अपन को निकालना है, मार्केट साइज का चेंज निकालना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी ग्रोथ कंपोनेंट की फिगर। ग्रोथ कंपोनेंट 2 लाख दे रखा है अपन को। 2 लाख पूरा मार्केट साइज का नहीं है। 2 लाख में 2 चीज़ें हैं, एक तो साइज है और एक क्या है? शेयर है। इस 2 लाख में साइज वाला पोर्शन भी है और शेयर वाला पोर्शन भी है, तो अपन को साइज वाला अलग से निकालना है। तो साइज वाला चेंज कैसे निकालोगे अलग से? तो उसके लिए क्या करना है आपको? ग्रोथ कंपोनेंट की फिगर लेनी है। ग्रोथ कंपोनेंट कितना दे रखा है अपन को? 2 लाख, वो फिगर लेनी है। इनटू करना है चेंज इन सेल्स यूनिट ड्यू टू मार्केट साइज। मार्केट साइज में चेंज होने से कितनी सेल्स में चेंज आया, आपकी जो सेल्स यूनिट है वो उसमें कितना चेंज आया मार्केट साइज के चेंज होने से। मार्केट साइज के चेंज होने से कितना चेंज आया उससे इनटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल आपकी सेल्स यूनिट में कितना चेंज आया, टोटल सेल्स यूनिट में कितना चेंज आया। इसको एक एग्जांपल से समझो, आपको पता चल जाएगा। ए लिमिटेड एक कंपनी है, पेन बनाती है। लास्ट ईयर इसने 1 लाख यूनिट की सेल करी थी, पेन की 1 लाख यूनिट की। करंट ईयर में इसकी डिमांड हो गई 1,20,000 की। 1,20,000 की करंट ईयर में डिमांड हो गई इसकी। अब आगे बता रखा है जो पेन का मार्केट था, पूरी इंडस्ट्री थी पेन की, वो 5% से ग्रो करी। लास्ट ईयर के मुकाबले 5% से ग्रो करी। ग्रोथ कंपोनेंट ए लिमिटेड का अपन 2 लाख मान लेते हैं। 2 लाख जो अपन ने ऊपर माना था ना, 2 लाख, ये 2 लाख ही मान लेते हैं। अब देखो इस ए लिमिटेड के
टोटल चेंज कितना आया सेल्स यूनिट में, टोटल चेंज देखो कितना आया, लास्ट ईयर 1 लाख यूनिट सेल करी थी और करंट ईयर में कितनी करी है 1,20,000, तो टोटल चेंज कितना है 20,000 से इसकी सेल्स यूनिट चेंज हुई है, 20,000 से सेल्स यूनिट इसकी इंक्रीज हुई है। अब मार्केट साइज के कारण कितना हुई है वो निकालेंगे अपन, मार्केट साइज के कारण कितना हुई है। देखो मार्केट कितना ग्रो करा पेन का 5% में पेन का मार्केट ग्रो करा है। तो लास्ट ईयर ए लिमिटेड की डिमांड थी 1 लाख और 5% से मार्केट ग्रो कर गया, तो मार्केट साइज के कारण कितना चेंज आया होगा 5% का, तो 1 लाख का 5% करो, 1 लाख का 5%, 5,000 यूनिट क्यों चेंज हुई है, 5,000 यूनिट जो इंक्रीज हुई है क्यों हुई है, मार्केट के कारण, क्योंकि मार्केट की साइज ही चेंज हो गई, मार्केट की साइज ही चेंज हुई है। तो 5,000 यूनिट चेंज क्या है, ड्यू टू मार्केट साइज, ड्यू टू मार्केट साइज। और बचा हुआ क्या हो गया फिर, ड्यू टू मार्केट शेयर, बचा हुआ मतलब इसने अपना शेयर बढ़ा दिया, इसने कुछ अलग किया होगा और इसने अपना शेयर बढ़ा दिया, इस कारण चेंज है। क्योंकि मार्केट तो देखो ओनली 5% ग्रो करा है, लेकिन इसकी यूनिट तो 20% ग्रो कर गई, 1 लाख थी लास्ट ईयर, करंट ईयर में कितनी हो गई 1,20,000, 20% का जंप है। तो 5% तो किसका है, मार्केट साइज का, और रिमेनिंग मार्केट शेयर, रिमेनिंग इसने अपना शेयर बढ़ा दिया। मार्केट साइज का अपन ने अलग से निकाल लिया क्योंकि डाटा दे रखा था क्वेश्चन में। मार्केट साइज का चेंज कितना आया 1 लाख इंटू 5%, 5,000 तो मार्केट साइज के कारण इसकी सेल्स बढ़ी है और बाकी रिमेनिंग 15,000 कैसे बढ़ी है, इसने अपना शेयर बढ़ा दिया। अब मार्केट साइज का चेंज अपन अलग क्यों दिखाते हैं, देखो मार्केट साइज का जो चेंज होता है ना, ये क्या होता है, इस पर इसका वश नहीं है, इस पर इसकी मेहनत भी नहीं है, ये तो मार्केट ही चेंज हो गया, मार्केट चेंज हो गया तो इसकी चेंज भी, इसकी क्या हो गई सेल्स भी चेंज हो गई। जैसे पहले जब कोरोना नहीं था तो सैनिटाइजर और मास्क को पूछता भी नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में जब कोरोना आया तो सैनिटाइजर और मास्क का जो मार्केट है वो काफ़ी तगड़ा ग्रो करा, काफ़ी तगड़ा ग्रो करा। तो जो कंपनी सैनिटाइजर मास्क बेचती है तो उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए कि उसने मेहनत करी है, उसने मेहनत नहीं करी, ये तो मार्केट ही चेंज हुआ है, मार्केट का चेंज है। तो इसको अलग से दिखाते हैं अपन, मार्केट साइज वाला चेंज अपन अलग से दिखाते हैं। ये 5,000 यूनिट इस कंपनी की मेहनत नहीं है, ये तो मार्केट ही चेंज हो गया, इंडस्ट्री की बात है, तो इंडस्ट्री की बात है, तो इसमें किसी का वश नहीं है। लेकिन शेयर वाला जो है, जो शेयर वाला चेंज होता है ये कंपनी के कारण होता है, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में कुछ अलग किया, ये कंपनी का कारण होता है, कंपनी के जो सेल्स डिपार्टमेंट है या कंपनी का जो सेल्स पर्सन है उनके कारण ये चेंज होता है। कौन सा, मार्केट शेयर वाला, इसलिए दोनों को अलग करते हैं। अब मार्केट साइज का चेंज अपन ने निकाल लिया, अब चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू मार्केट साइज अपन को निकालना है, क्योंकि अपन को यहाँ दिखाना है ना चेंज ड्यू टू मार्केट साइज, फिगर में दिखाना है। तो कैसे निकालेंगे, ग्रोथ कंपोनेंट की फिगर ले लेंगे, ग्रोथ कंपोनेंट देखो कितना है 2 लाख, 2 लाख ले लिया, इनटू करेंगे चेंज ड्यू टू मार्केट साइज, मार्केट साइज के कारण कितनी यूनिट चेंज हुई इसकी 5,000, और टोटल कितनी यूनिट चेंज हुई इसकी 20,000, 5,000 मार्केट साइज के कारण बढ़ी और टोटल इंक्रीज कितनी हुई 20,000, उसे डिवाइड कर दिया तो 50,000 रुपीज़ क्या आ गया चेंज ड्यू टू मार्केट साइज। वैसे ग्रोथ कंपोनेंट कितना था 2 लाख था ना, 2 लाख में से मार्केट साइज वाला कितना आ गया 50,000 आ गया, चेंज ड्यू टू मार्केट साइज निकाल दिया। चेंज ड्यू टू प्रोडक्टिविटी, इसके बाद क्या निकालना अपन को, चेंज ड्यू टू प्रोडक्टिविटी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जो प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट की फिगर दे रखी है आपको, प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट की फिगर दे रखी है, एज इट इज उठा के लिख दो। प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट देखो कितना दे रखा है 1 लाख, 1 लाख ऐसा कैसा अपन यहाँ लिख देंगे। अब तीसरा चेंज है चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक तो प्राइस रिकवरी कंपोनेंट की फिगर ले लो, मतलब प्राइस में चेंज होने से आपका प्रॉफिट कितना चेंज हुआ। प्राइस में चेंज क्यों होता है, आपने प्रोडक्ट में कुछ अलग किया, इस कारण प्राइस चेंज होती है, तो प्राइस का चेंज लिख दो। क्वेश्चन में प्राइस का चेंज दे रखा था, मान लो 1 लाख लिख दिया अपन ने। और दूसरा चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर, मार्केट शेयर के चेंज होने से आपका प्रॉफिट कितना चेंज हुआ। ये कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल है, वही ग्रोथ कंपोनेंट की फिगर ले लो, ग्रोथ कंपोनेंट की 2 लाख की फिगर दे रखी थी, 2 लाख ले ली, मार्केट साइज में चेंज होने से, या मार्केट शेयर में चेंज होने से कितनी यूनिट्स में आपके चेंज आया, कितनी यूनिट्स आपकी इंक्रीज हुई, देखो 15,000 निकाली थी ना मैंने मार्केट शेयर के कारण 15,000, तो 15,000 से इंटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, टोटल चेंज कितना था सेल्स यूनिट में 20,000, ये आ जाएगा अपना 1,50,000। इन दोनों को जोड़ देंगे 1 लाख और 1,50,000, 2,50,000, ये आ जाएगा चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक तो प्राइस रिकवरी कंपोनेंट, दूसरा चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट प्लस चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर, इन दोनों का टोटल क्या होता है चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस रिकवरी प्लस चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर। चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर कैसे निकालोगे, आराम से सिंपल है, अगर आपने चेंज ड्यू टू मार्केट साइज ही निकाल लिया तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ग्रोथ कंपोनेंट की फिगर में से मार्केट साइज वाला जो चेंज है वो लेस कर दो, 2 लाख ग्रोथ कंपोनेंट की फिगर है, मार्केट साइज का चेंज देखो कितना आया था 50,000 आया था, 2 लाख माइनस 50,000 करोगे तो भी आ जाएगा 1.5 लाख, तो भी आ जाएगा। तो इस तरह से चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपन को निकालना है, ये इस टेबल में अपन को डालना है 2.5 लाख, ये डाल दिया, चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपने डाल दिया। अब आपका ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा करंट ईयर का, देख लो आ गया 14 लाख, वही 14 लाख आ गया जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था। तो इस तरह से 3 चेंज दिखा दें, मार्केट साइज वाला, प्रोडक्टिविटी वाला और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला। मार्केट साइज क्या होता है, ग्रोथ कंपोनेंट का एक पार्ट है, प्रोडक्टिविटी पूरा प्रोडक्टिविटी उठा लेंगे,
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, एक तो प्राइस रिकवरी पूरा उठा लो, दूसरा ग्रोथ कंपोनेंट का एक पार्ट है ना मार्केट शेयर वाला पार्ट, वो उठा लो। इस तरह से अपन को ये रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। और ये था अपना स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जिसका अपन ने क्लास में क्वेश्चन वगैरह भी किए थे। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ये क्या है, इसमें अपन प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालेंगे। और ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी है, डीपीपी बोलते हैं इसको, ये मेनली रिटेल सेक्टर में काम आता है। रिटेल सेक्टर जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल करता है, परचेज करके सेल करता है। तो वहाँ अगर डीमार्ट को प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना है, क्या बनाएगा वो, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। क्या यूज़ करेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे एक मेडिकल शॉप है, काफ़ी सारी मेडिसिन परचेज करके वो सेल करती है मेडिकल शॉप, तो मेडिकल शॉप को प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा, डीपीपी, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकान है, जो एसी परचेज करके सेल करता है, जो टीवी परचेज करके सेल करता है, और भी काफ़ी सारे आइटम है इलेक्ट्रॉनिक, वो परचेज करके सेल करता है। उसको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना है, क्या यूज़ करेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो मेनली किसमें काम आता है, ये रिटेल सेक्टर में काम आता है। अब देखो रिटेल सेक्टर में कॉस्ट कौन सी होती है, एक तो मेन होती है परचेज प्राइस। जैसे मान लो डीमार्ट है, डीमार्ट गुड्स परचेज करता है, काफ़ी सारे गुड्स परचेज करता है, बिस्किट्स वगैरह और भी काफ़ी सारे आइटम वो परचेज करके सेल करता है। बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गई, और आटा वगैरह हो गई, चीनी वगैरह हो गई। तो इनकी एक तो होती है परचेज प्राइस, इन प्रोडक्ट की एक तो क्या होती है, मेन परचेज प्राइस होती है। दूसरी एक कॉस्ट और आती है, वो कॉस्ट कौन सी आती है, वो होती है डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, जिसको अपन अभी यहाँ लिखेंगे अदर कॉस्ट। कौन कौन सी होती है, उसमें 3 होती हैं, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को अपन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। देखो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट कैसे आएगी, डीमार्ट ने जो सामान खरीदा वो उसको गोदाम में स्टोर करके रखता है, वेयर हाउस में स्टोर करके रखता है, तो उसको वेयर हाउस का रेंट देना पड़ता है। ये हो गई उसकी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट। रिटेलिंग की कॉस्ट कैसे आएगी, डीमार्ट के काफ़ी सारे रिटेल स्टोर है, रिटेल स्टोर के थ्रू वो माल बेचता है। अब रिटेल स्टोर पे आपको बंदे लगाने पड़ते हैं, एम्प्लॉइज लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा रिटेल स्टोर पे बिलिंग वगैरह की कॉस्ट भी आती है। तो रिटेल स्टोर की जो कॉस्ट होती है वो होती है रिटेलिंग कॉस्ट। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डीमार्ट क्या करता है, माल खरीद के अपने गोदाम में रखता है। अब गोदाम से एक तो स्टोर लाएगा वो माल, गोदाम से उस माल को बेचने के लिए स्टोर लेके आएगा, तो गोदाम से स्टोर लाने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी क्या करता है डीमार्ट, अपने कस्टमर को फ्री डिलीवरी देता है, तो स्टोर से कस्टमर को ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोर से कस्टमर को डिलीवर करेगा, तो उसकी किसकी कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आएगी, वो हो गई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। बस रिटेल सेक्टर में यही कॉस्ट होती है जनरली। एक तो मेन परचेज प्राइस होती है, सबसे मेन तो क्या होती है, परचेज प्राइस। एक अदर कॉस्ट में 3 कॉस्ट होती है, एक तो वेयर हाउसिंग की मतलब स्टोरेज वाली कॉस्ट, एक रिटेल स्टोर को चलाने की कॉस्ट रिटेलिंग कॉस्ट, और एक ट्रांसपोर्टेशन करने की या डिस्ट्रीब्यूशन करने की कॉस्ट। ये होती है रिटेल सेक्टर की कॉस्ट। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का क्वेश्चन आता है डीपीपी का, तो इसमें डीपीपी स्टेटमेंट बनाना पड़ता है अपन को। अभी स्टेटमेंट कैसे बनाना पड़ता है, एज इट इज आपको बनाना है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। सबसे पहले ऊपर आप प्रोडक्ट के नाम लिख दो, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड जो भी प्रोडक्ट सेल करते हो, सबसे पहले इनकी लिखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या लिखनी है आपको, सेलिंग प्राइस, टोटल नहीं लिखनी, पर यूनिट लिखनी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो बनता है पर यूनिट का बनता है। इसमें से लेस कर दो परचेज प्राइस पर यूनिट। क्वेश्चन में वो परचेज प्राइस पर यूनिट देगा, कभी कभी वो COGS लिख के भी दे सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख के दे दे तो COGS लेस कर देंगे, तो परचेज प्राइस पर यूनिट या COGS पर यूनिट लेस कर देंगे, अपना आ जाएगा ग्रोस मार्जिन पर यूनिट, ग्रोस मार्जिन पर यूनिट। और इसमें से लेस कर देंगे अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट अपन इसमें से लेस कर देंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है रिटेल सेक्टर में, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन, जनरली यही होंगी, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये अपन इसमें लेस कर देंगे। ये लेस करते आ जाएगा आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट पर यूनिट, प्रोडक्ट वाइज आपका प्रॉफिट आ जाएगा पर यूनिट का। और ये स्टेटमेंट हमेशा कैसे बनेगा, पर यूनिट का। अब सबसे मेन क्या होता है इसमें, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है वेयर हाउसिंग की, रिटेलिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, इनको प्रोडक्ट में अलोकेट कैसे करोगे, इनको अलोकेट कैसे करोगे। देखो इनको अपन अलोकेट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अलोकेट तो कर देंगे, लेकिन उसमें कॉस्ट ड्राइवर क्या यूज़ करेंगे, तो इसमें बोला गया है कि जो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, रिटेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है रिटेल सेक्टर में, वो वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट होती है। वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट कैसे होती हैं, जो प्रोडक्ट जितना स्पेस रोकता है उसके लिए उतनी लगती है। जैसे मान लो 3 प्रोडक्ट कंपनी सेल करती है, प्रोडक्ट A, B और C। प्रोडक्ट A ज़्यादा स्पेस रोकता है तो प्रोडक्ट A के लिए ज़्यादा लगेगी, मान लो प्रोडक्ट B ज़्यादा स्पेस रोकता है तो प्रोडक्ट B के लिए ज़्यादा लगेगी, मान लो प्रोडक्ट C कम स्पेस रोकता है तो प्रोडक्ट C के लिए कम लगेगी। ये वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट होती हैं, जो जितना स्पेस जितना रोकेगा उसके अलोकेशन में लगेंगी। तो इनको अपन अलोकेट कैसे करेंगे, वॉल्यूम के बेस पे अलोकेट करेंगे। स्पेस का वॉल्यूम लेंगे, जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था जिसमें अपन ने मीटर क्यूब देखा था, मीटर क्यूब वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, फ्रूट एंड नट IC पुल वाला, अगर आपको याद हो। तो वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट होती है, वॉल्यूम के बेस पे अपन इनको अलोकेट करेंगे। वॉल्यूम के बेस पे कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, इनका वॉल्यूम होगा। अब इसमें एक नोट और दे रखा है, अगर क्वेश्चन में आपको हेड ऑफिस कॉस्ट दे रखी है, जैसे मान लो डीमार्ट का एक हेड ऑफिस है, डीमार्ट का हेड ऑफिस मान लो मुंबई में, अब हेड ऑफिस
की भी काफ़ी कॉस्ट आती है, हेड ऑफिस का रेंट जाता है, हेड ऑफिस में भी काफ़ी सारे बंदे काम करते हैं तो उनकी सैलरी जाती है। तो हेड ऑफिस की जो कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट के लिए कुछ काम की नहीं होती। हेड ऑफिस की कॉस्ट डीपीपी स्टेटमेंट में कुछ काम की नहीं होती, इररेलेवेंट होती है, तो उसको अपन को क्या करना है, इग्नोर करना है। क्योंकि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे इसमें स्टोर की जो कॉस्ट होती है वही ली जाती है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो कॉस्ट होती है वो ली जाती है। हेड ऑफिस की कॉस्ट क्या होती है, इररेलेवेंट होती है, इस स्टेटमेंट में इररेलेवेंट होती है। तो हेड ऑफिस क्वेश्चन में दे दे, हेड ऑफिस कॉस्ट क्वेश्चन में दे दे तो उसको इग्नोर कर देना, उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसको अपन को क्या करना है, इग्नोर करना है। ये था डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालने का तरीका जो रिटेल सेक्टर में काम आता है। अगला इस चैप्टर में टॉपिक देखा था अपने कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालेंगे। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में अपन क्या करेंगे, आप मान लो सेम प्रोडक्ट मल्टीपल कस्टमर को सेल करते हो, सेम प्रोडक्ट आपका, मान लो आप एक सिंगल टाइप का पेन बनाते हो और सेल करते हो, सिंगल टाइप का पेन आपका 10 रुपये की उसकी एमआरपी है, 10 रुपये की एमआरपी है, उसको आप मल्टीपल कस्टमर को सेल करते हो। तो कस्टमर वाइज अपन प्रॉफिट निकालेंगे। सेम प्रोडक्ट आप अलग अलग कस्टमर को सेल करते हो तो फिर अपन कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालेंगे, देखेंगे कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल है, कौन सा आपको लॉस दे रहा है या कौन सा कम प्रॉफिट दे रहा है, और उस अकॉर्डिंग फिर अपन आगे डिसीजन लेंगे। कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालेंगे जब आप सेम प्रोडक्ट काफ़ी सारे कस्टमर को बेचते हो या सेम सर्विस काफ़ी सारे कस्टमर को देते हो तो उस प्रोडक्ट या सर्विस का अपन कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालेंगे, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। और ये कस्टमर वाइज प्रॉफिट चाहे तो रिटेल सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर, कोई भी निकाल सकता है, कोई भी बना सकता है। बस क्या है, सेम प्रोडक्ट आप अलग अलग कस्टमर को सेल करो तो ही बनेगा। मान लो आप ऐसा कर रहे हो, कस्टमर ए को तो बेच रहे हो पेन, कस्टमर बी को पेंसिल और कस्टमर सी को रबड़, बताओ ये स्टेटमेंट बनाओगे क्या, कुछ काम का नहीं है, फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कस्टमर को आप नॉर्मल पेन बेच रहे हो, कस्टमर बी को एक आप लग्जरी पेन बेच रहे हो तो बना लोगे तो भी नहीं बन पाएगा। सेम टाइप का सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम प्रोडक्ट, तो उसमें बनता है ये स्टेटमेंट। आप देखो ये बनेगा कैसे, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ये भी आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है। सबसे पहले आप लिखना ग्रोस या लिस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ग्रोस या लिस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मान लो आप एक पेन है आपका, जो आपका नॉर्मल पेन है, जो आप कस्टमर ए को भी बेचते हो, कस्टमर बी को भी, कस्टमर सी को भी, उसकी ग्रोस सेलिंग प्राइस या लिस्ट सेलिंग प्राइस, जिसको अपन एमआरपी भी बोलते हैं, एमआरपी भी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ग्रोस सेलिंग प्राइस या लिस्ट बोल दो या एमआरपी बोल दो, एक ही बात है। ग्रोस सेलिंग प्राइस, लिस्ट सेलिंग प्राइस या एमआरपी पर यूनिट वो लिख देना, वो हमेशा सेम होगी। पर यूनिट में हमेशा क्या होगी, ये सेम होगी। मान लो 10 रुपये एमआरपी है, तीनों के लिए क्या होगी, 10 ही होगी, क्योंकि सेम प्रोडक्ट अपन अलग अलग कस्टमर को बेच रहे हैं तो सभी के लिए क्या होगी, पर यूनिट में हमेशा सेम होगी। हाँ, मान लो आप टोटल में लिखते तो चेंज हो जाती, टोटल में चेंज क्यों हो जाती। मान लो कस्टमर ए को आप 1000 यूनिट बेचते हो, कस्टमर बी को 500 यूनिट बेचते हो और कस्टमर सी को 100 यूनिट बेचते हो, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू करते तो अपने आप ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हाँ, पर यूनिट में हमेशा सेम रहेगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सेम प्रोडक्ट अपन सेल कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना, आपको सेल्स रिटर्न लेस करना है। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न वैसे देता नहीं है लेकिन दे रखा है, तो सबसे पहले आपको सेल्स रिटर्न लेस करना है, सबसे पहले आपको सेल्स रिटर्न लेस करना है और उसके बाद आपको डिस्काउंट लेस करना है, उसके बाद आपको डिस्काउंट लेस करना है। अब देखो डिस्काउंट आपको परसेंटेज में देगा, डिस्काउंट देगा आपको परसेंटेज में, तो परसेंटेज अपन करते हैं ग्रोस सेलिंग प्राइस या लिस्ट सेलिंग प्राइस का, मतलब एमआरपी का परसेंटेज करते हैं जनरली। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको सेल्स रिटर्न दे रखा है ना, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद जो सेल्स आती है, सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद जो सेल्स आती है उसका डिस्काउंट करते हैं, उसका डिस्काउंट करते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था। तो ग्रोस सेलिंग प्राइस, लिस्ट सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट करते हैं हमेशा। लेकिन क्वेश्चन में मान लो गलती से सेल्स रिटर्न दे रखा है तो पहले सेल्स रिटर्न लेस करना, सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद जो सेल्स आएगी उसका डिस्काउंट का परसेंटेज, उस डिस्काउंट का, उस सेल्स का डिस्काउंट का परसेंटेज अपन लेस करेंगे, उसका लेस करेंगे। तो ग्रोस सेलिंग प्राइस ले ली, सेल्स रिटर्न लेस कर दिया, डिस्काउंट लेस कर दिया, ये आ जाएगी आपकी नेट सेल्स पर यूनिट। नेट सेल्स पर यूनिट आ गई। इसमें से लेस करेंगे अपन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाइंग कॉस्ट या सीओजीएस पर यूनिट। क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकता है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकता है, बाइंग कॉस्ट भी लिख सकता है या सीओजीएस भी लिख सकता है, सबका मतलब सेम है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाइंग कॉस्ट, सीओजीएस, सबका मतलब यहाँ सेम है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो तो क्वेश्चन में ये लिख के देगा, अगर आप रिटेल सेक्टर में हो तो बाइंग कॉस्ट लिख के देगा, वो इस तरह से वो लिख के देगा अलग अलग नाम से। तो वो आपको यहाँ लेस करनी है, वो आपको लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट। और ये भी क्या होगी, सभी केस में सेम होगी, क्योंकि आप एक ही पेन, सेम टाइप का पेन तीनों कस्टमर को बेच रहे हो, कस्टमर ए को भी, बी को भी, सी को भी, तो ये सबके लिए क्या होगी, ये भी पर यूनिट की। मान लो 6 है तो सभी के लिए 6 होगी, ये भी हमेशा क्या होगी 6, कोई भी क्वेश्चन देख लेना सेम होगी हमेशा। ये आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया, इसको इंटू कर दो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से इंटू कर दोगे, ये आ जाएगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। कस्टमर ए को कितनी सेल करी, कस्टमर बी को, कस्टमर सी को कितनी सेल करी, उनके नंबर से इंटू कर दो, ये आ जाएगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन, ये आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। और अब आपका जो मार्क्स मिलेंगे आपको वो यहाँ से मिलेंगे आपको टोटल कंट्रीब्यूशन से। अब आप बोलोगे टोटल कंट्रीब्यूशन अपन टोटल में भी निकाल सकते हैं क्या? टोटल में मतलब अपन स्टार्टिंग में टोटल सेल्स ले लें, पर यूनिट कितना लें, टोटल सेल्स ले लें, टोटल सेल्स में से टोटल सेल्स रिटर्न लेस कर दें, टोटल डिस्काउंट लेस कर दें,
फिर आ जाएगी नेट सेल्स, और नेट सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दे, तीनों कस्टमर की टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दे, सीधा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हाँ ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हो। इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चन टोटल बेसिस पे कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने पर यूनिट निकाला, कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ यूनिट से इंटू कर दिया, टोटल निकाल दिया। क्योंकि दिक्कत क्यों नहीं है, मार्किंग आपको यहाँ से होगी, ये कंट्रीब्यूशन से। कौन से कंट्रीब्यूशन से? टोटल कंट्रीब्यूशन, ये निकालना जरूरी है। तो या तो आप स्टार्टिंग से सारी चीज़ें कैसे ले लो, टोटल ले लो, या तो सीधा क्या निकाल दो, टोटल कंट्रीब्यूशन, या ऐसा करो स्टार्टिंग में आप पर यूनिट ले लो, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकाल लो, फिर नंबर ऑफ यूनिट से इंटू कर दो। अगर आप टोटल लेते हो स्टार्टिंग से टोटल लेते हो, फिर आपको यहाँ नंबर ऑफ यूनिट से इंटू करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर वो सीधा क्या आएगा, फिर सीधा टोटल आएगा। तो कैसे भी कर लो, क्योंकि आपकी मार्किंग कहाँ से स्टार्ट होगी, टोटल कंट्रीब्यूशन से। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका ठीक होगा, यहाँ से आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट होंगे। उससे पहले कि कैसे भी किया आपने, चाहे पर यूनिट में किया हो चाहे टोटल में किया हो, चेक ही नहीं होगा, वो मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। पर यूनिट में करोगे तो भी ठीक है, टोटल में करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या निकालना आपको, टोटल कंट्रीब्यूशन। पर कस्टमर का क्या निकालना आपको, टोटल कंट्रीब्यूशन। जो भी कस्टमर्स हैं उनके टोटल कंट्रीब्यूशन आपको निकालना है। कैसे निकालना है फिर से देख लो, ग्रोस या लिस्ट सेलिंग प्राइस, ग्रोस या लिस्ट सेलिंग प्राइस ले लो, या तो टोटल में ले लो या पर यूनिट में ले लो। पर यूनिट में लोगे तो ध्यान रखना बात, पर यूनिट हमेशा ही सेम रहेगी। माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, माइनस कर दो डिस्काउंट, नेट सेल्स आ जाएगी, माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाइंग कॉस्ट, COGS पर यूनिट। ये अगर टोटल में ले लो, या तो टोटल में लोगे तो टोटल में लेस कर दोगे, पर यूनिट में करना है तो पर यूनिट में लेस कर दो, आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अगर पर यूनिट में करते हो तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से इंटू कर देना, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे भी निकाल लो, या तो पहले पर यूनिट निकाल के टोटल से नंबर ऑफ यूनिट से इंटू कर दो, आपका आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। या आप स्टार्टिंग से टोटल कर लो, स्टार्टिंग से टोटल कर लो, ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से आपको लेस करने हैं ओवरहेड कॉस्ट रिलेटिंग टू कस्टमर एक्टिविटी। कस्टमर की एक्टिविटी से रिलेटेड जो ओवरहेड है उनकी ओवरहेड कॉस्ट लेस करनी है। यहाँ प्रोडक्ट के ओवरहेड नहीं है, प्रोडक्ट के ओवरहेड तो देखो यहाँ ऑलरेडी कवर हो गए। कहाँ कवर हो गए, ये देखो अपने देखा ना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर आ गए वो। तो ये ओवरहेड कॉस्ट है कस्टमर की एक्टिविटी से रिलेटेड, कस्टमर की एक्टिविटी से रिलेटेड ओवरहेड है। आप बोलोगे कस्टमर की एक्टिविटी क्या होती है, कस्टमर को आपने डिलीवरी दी, डिलीवरी वाली एक्टिविटी होगी। कस्टमर विजिट हुई, कस्टमर आपकी फैक्ट्री में विजिट करने आया, विजिट वाली एक्टिविटी होगी। तो कस्टमर विजिट करता है तो आप उसको खान पान करवाते हो, उसका पैसा लग गया आपके। इसके अलावा कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेस करने की एक्टिविटी होगी, ऑर्डर प्रोसेस करा कस्टमर का तो उसकी एक्टिविटी होगी। ये सब कस्टमर की एक्टिविटी होती है। तो क्वेश्चन में वैसे भी क्या देगा, वो कस्टमर की एक्टिविटी के ओवरहेड देगा, हमेशा क्या देगा, कस्टमर की एक्टिविटी ओवरहेड देगा। उनको आपको तीनों कस्टमर में एलोकेट करना है, किसके बेस पे, ABC की बेस। ABC मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आपको एलोकेट करना है। और कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में एक फायदा हो रहा है, आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कुछ मेहनत नहीं करनी, वो ABC रेट निकाल के देगा, बस आपको तो इंटू करके लेस करना है, इंटू करके लेस करना है। ये जैसे ही लेस करोगे आपका आ जाएगा टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर। टोटल कंट्रीब्यूशन में से अपने टोटल ओवरहेड कॉस्ट लेस कर दी, क्या आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर आ जाएगा। डिवाइड कर देना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितनी कितनी यूनिट सेल करी थी, प्रॉफिट पर यूनिट पर कस्टमर आ जाएगा। पर यूनिट पर कस्टमर आपका प्रॉफिट आ जाएगा कि कस्टमर ए कितना प्रॉफिट दे रहा है उस प्रोडक्ट से, कस्टमर भी पर यूनिट कितना दे रहा है और कस्टमर सी कितना दे रहा है, प्रॉफिट पर यूनिट पर कस्टमर आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें निकालनी है, टोटल प्रॉफिट भी निकालना है और प्रॉफिट पर यूनिट भी निकालना है, ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा। ये तो हुआ इसका पहला पार्ट। अब सेकंड पॉइंट इसमें बता रखा है, अब आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, खाली आपको कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट नहीं बनाना, उसमें आपको या तो एनालाइज करना है, जो कस्टमर वाइज प्रॉफिट आया उसको एनालाइज करना है, या उस पर आपको कमेंट करना है, या उस पर ऊपर रिकमेंडेशन देनी है। या तो एनालाइज करना है, या कमेंट करना है, या रिकमेंडेशन देनी है। अगर मान लो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको एनालाइज कमेंट रिकमेंड तो हमेशा करना पड़ेगा। अगर 10 का है तो भी करना है, 20 का है तो भी करना है। एनालाइज करना है, कमेंट करना, रिकमेंड करना। वो एनालाइज करो या कमेंट करो या रिकमेंड करो, ऐसा वो बोलेगा। अब कैसे करोगे कमेंट, कैसे करना है कमेंट वो भी देख लो, ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए। पहली बात तो आपकी फिगर ठीक आनी चाहिए, फिगर गलत आई तो आपको कमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी फिगर ठीक आई, टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर और प्रॉफिट पर यूनिट पर कस्टमर अगर आपका ठीक आ गया तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। अब कमेंट कैसे करना है, आपको अपनी लैंग्वेज में कमेंट करना है। यहाँ ऐसा मत सोचना कि इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करनी है, इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करनी है, लेकिन वो कहाँ करनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, थियरी वाले टॉपिक्स में करनी है। लेकिन कमेंट वाले में अभी ऐसा नहीं कि कमेंट भी आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, कमेंट में कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। आप कमेंट में करना क्या है, कमेंट वो देख लो। 2 तरह के कमेंट होते हैं, एक जनरल कमेंट और एक स्पेशल कमेंट। जनरल कमेंट तो आपको हमेशा करना है, पूछे तो भी करना है, नहीं पूछे तो भी करना है। अब जनरल कमेंट में क्या करना है, एक तो टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर जो आया इस पर कमेंट करना है कि कस्टमर ए का ज़्यादा आया, कस्टमर बी का कम आया, कस्टमर सी का मान लो लॉस आया। तो इस तरह से जो भी आया उसको लाइन में लिखना है बस। और लाइन में ऐसा नहीं कि आपको पेजेस बनने, पेजेस नहीं बनने, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन, मतलब एक पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लाइन का कमेंट कर सकते हो। तो टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर पे या तो 1 लाइन का कमेंट या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 लाइन का कमेंट कर दिया। ऐसे ही प्रॉफिट पर यूनिट पर कस्टमर पर कमेंट करना है। तो प्रॉफिट पर यूनिट पर कस्टमर आया, क्या करना है कमेंट, कस्टमर ए का ज़्यादा आया, कस्टमर बी का कम आया, कस्टमर सी का सबसे कम आया, बस ऐसे कमेंट करना है, फिगर देख के कमेंट करना है बस अपनी लैंग्वेज में। इसके बाद डिस्काउंट,
क्वेश्चन में हमेशा आपको डिस्काउंट दे रखा होगा, डिस्काउंट पे हमेशा कमेंट करना है आपको कि कस्टमर को आप ज़्यादा डिस्काउंट देते हो इसके कारण इसका प्रॉफिट कम है, कस्टमर सी को आप कम डिस्काउंट देते हो इसके कारण इसका प्रॉफिट ज़्यादा है। इस तरह से डिस्काउंट का कमेंट हो गया। बस इतना सा करना है, ऐसे नहीं कि पेजेस बनने हैं, 1 या 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन और मिनिमम 1 लाइन में कमेंट हो जाएगा आपका डिस्काउंट का, सबका हर पॉइंट का 1 या 2 लाइन में कमेंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी ओवरहेड कॉस्ट दे रखी होंगी कस्टमर वाली, कस्टमर एक्टिविटी वाली, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग है, डिलीवरी है, कस्टमर विजिट है या अदर और भी काफ़ी सारी दे रखी होंगी। तो हर ओवरहेड कॉस्ट पे भी 1 लाइन में आप कमेंट कर दो, 1 2 लाइन में आप कमेंट कर दो, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग में, डिलीवरी में आपने कमेंट कर दिया, जैसे मान लो कस्टमर ए की डिलीवरी ज़्यादा थी, इसके कारण इसकी कॉस्ट ज़्यादा आई और प्रॉफिट कम हो गया। कस्टमर सी की डिलीवरी कम थी क्योंकि ये बल्क में खरीदता था, तो इसके कारण इसकी कॉस्ट कम आई तो इसका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, ऐसे कमेंट करना। ऐसे कस्टमर बी मान लो विजिट ज़्यादा करता था तो उसको आपको ज़्यादा खान पान करवाना पड़ता था, तो इसके कारण उसकी कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया। इस तरह से आपको कमेंट करना है, छोटे छोटे कमेंट करने हैं, डाटा देख के, बस फिगर देख के कमेंट करना है। ये होता है जनरल कमेंट। इसके बाद स्पेशल कमेंट क्या करना है, 2 लाइन और कर दो स्पेशल कमेंट। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो स्पेशल कमेंट और करना पड़ता है। अगर 20 मार्क्स का अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो स्पेशल कमेंट में क्या करना पड़ता है आपको, जो भी प्रॉफिटेबल कस्टमर है, मान लो कस्टमर ए यहाँ प्रॉफिटेबल है, तो कस्टमर ए के साथ आपको अच्छे संबंध बनाने, गुड रिलेशनशिप बनानी है, अच्छे संबंध बनाने हैं, अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को फॉलो करके। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अपन ने चैप्टर 2 सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देखा था, उसको फॉलो करके उसके साथ अच्छे संबंध बनाने, उससे आपको प्यार से बातें करनी है, उसकी स्पेशल टेक केयर करनी है, जो प्रॉफिटेबल कस्टमर है। और जो आपके लो प्रॉफिटेबल कस्टमर है या नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर है, जो आपको लॉस दे रहे हैं, उनके साथ क्या करना है आपको, उनको गाली गलौच नहीं करनी, उनके साथ क्या करना है आपको स्पेशल कमेंट में, उनको जो डिस्काउंट दे रहे हो आप उसको रिव्यू करो। डिस्काउंट मान लो आप ज़्यादा दे रहे हो, डिस्काउंट को कम करो, उनसे बात करो, हम आपका एग्रीमेंट रिव्यू करेंगे। वो मान जाते हैं डिस्काउंट कम करने के लिए तो ठीक है, नहीं मानते तो उनको विदा करो, डिस्काउंट को रिव्यू करो। उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट आ रही है डिलीवरी की, कस्टमर विजिट की, उसको कम करने का ट्राई करो, उसको रिव्यू करके कम करने का ट्राई करो। ये आपको स्पेशल कमेंट करना है, ये कर दोगे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और पॉइंट्स में कमेंट करना है, और हर पॉइंट पे या तो 1 लाइन का कमेंट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का कमेंट। ऐसे नहीं पैराग्राफ भर दिया, पैराग्राफ भरोगे हर पॉइंट पे आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा कभी। तो इस तरह से कमेंट करना है। और हर पॉइंट पे अगर 2 लाइन का कमेंट भी करोगे तो भी आपके 8-10 लाइन के कमेंट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एक तो टोटल प्रॉफिट तो हमेशा देगा, प्रॉफिट पर कस्टमर निकालोगे आप, टोटल प्रॉफिट निकालोगे, डिस्काउंट हमेशा देगा, ओवरहेड कॉस्ट काफ़ी सारी देगा क्वेश्चन में। तो हर पॉइंट पर कमेंट करोगे तो मान लो 5-6 पॉइंट भी हैं क्वेश्चन में, तो 5-6 कमेंट हो गए। 5-6 पॉइंट पे 5-6 लाइन या 1-1 लाइन का कमेंट किया तो 5-6 लाइन हो गई, 2-2 लाइन का कमेंट किया तो 8-10 लाइन हो गई। तो इस तरह से आपको कमेंट करना है, और पॉइंट्स में आपको कमेंट करना है, जनरल और स्पेशल कमेंट। ये इसमें मेन है, कमेंट करना जरूर है इसमें। ऐसा नहीं कि खाली आपने स्टेटमेंट बना दिया। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ये मान लेना 6-7 मार्क्स का स्टेटमेंट होगा, 2-3 मार्क्स के कमेंट होंगे। 20 मार्क्स का आया तो 12-14 मार्क्स का तो स्टेटमेंट होगा, और 6-7 या 8 मार्क्स तक के कमेंट होंगे, 8 मार्क्स तक के कमेंट होंगे। अब आ जाओ आगे, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के क्या क्या फायदे होते हैं। 2 फायदे बता रखे हैं। अगर आप कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालते हो तो इससे आप ये पता लगा पाते हो कि कौन सा कस्टमर आपके ओवरऑल प्रॉफिट को इरोड कर रहा है, इरोड मतलब खराब कर रहा है, और कौन सा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन सा कस्टमर कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट को इरोड कर रहा है या कौन सा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा उसको खराब कर रहा है और कौन सा उसको कंट्रीब्यूट मतलब बढ़ा रहा है उसको, ये पता कर पाते हो। दूसरा एक फायदा हो जाता है, आप कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकाल लेते हो तो पता चल जाता है कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल कस्टमर से तो आप प्यार से बात करते हो, प्यार से बात करते हो, उनका अच्छे से ख्याल रखते हो। और जो लॉस मेकिंग कस्टमर है उनको गाली गलौच नहीं करते, उनसे अपन क्या करते हैं, थोड़ा अकड़ के बात करते हैं, उनसे अपन एग्रीमेंट रिव्यू करने की बात करते हैं, उनके डिस्काउंट वगैरह को या ओवरहेड कॉस्ट को अपन रिव्यू करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग क्रिएट कर पाते हो कि कौन से कस्टमर से प्यार से बात करनी है और कौन से कस्टमर से एग्रीमेंट वगैरह रिव्यू करना है। ऐसा डायलॉग आप क्या कर पाते हो, क्रिएट कर पाते हो। पता पड़ पाता है आपको कि कौन सा कस्टमर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो उसका तो प्यार से बात करें, उसकी तो स्पेशल केयर करें, और जो लॉस दे रहे हैं उनसे अपन एग्रीमेंट वगैरह रिव्यू करें। ये इसका फायदा हो जाता है। आगे बता रखा है इसमें, लिस्ट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। मैंने आपको बताया कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी यूज़ कर सकता है, रिटेल सेक्टर भी यूज़ कर सकता है, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी यूज़ कर सकता है इसमें। तो कुछ नाम बता रखे हैं, ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप आराम से नाम लिख सकते हो। जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है सबका नाम लिख दो आप, तो जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, हॉस्पिटलिटी सर्विस मतलब होटल्स हो गए, इसके अलावा प्रोफेशनल सर्विस मतलब CA फर्म हो गई, लीगल फर्म हो गई, एडवोकेट फर्म हो गई, ये प्रोफेशनल सर्विस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टर्स हो गए। तो सारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर सकते हैं, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके मल्टीपल कस्टमर है और सेम टाइप की सर्विस उनको दे देते हैं तो वो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये था पॉइंट नंबर 4 इसका। पॉइंट नंबर 5 दे रखा है इसमें,
फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद प्रॉफिटेबल कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से कस्टमर प्रॉफिटेबल है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के आइडेंटिफाई कर लिया आपने। अब जो प्रॉफिटेबल कस्टमर है उनसे आप अपने संबंधों को या अपनी रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे या अपने बॉन्डिंग को और कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, उसका तरीका बता रखा है। कैसे तरीका बता रखा है, 3 काम करने पड़ेंगे आपको। एक ऑपरेटिव सीआरएम, एक ऑपरेटिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक एनालिटिकल सीआरएम और एक कोलैबोरेटिव सीआरएम। एक ऑपरेटिव सीआरएम, एक एनालिटिकल सीआरएम, एक कोलैबोरेटिव सीआरएम। प्रॉफिटेबल कस्टमर जो हैं उनसे आप अपने संबंधों को कैसे सुधारोगे, कैसे और स्ट्रॉन्ग करोगे, कैसे और स्ट्रॉन्ग करोगे, उनसे रिलेशनशिप को कैसे आप स्ट्रॉन्ग करोगे, बॉन्डिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, उसका तरीका पता रखा है। 3 काम करने। पहले ऑपरेटिव में क्या बोलता है ये कि आप उस कस्टमर के साथ, प्रॉफिटेबल कस्टमर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करते हो उसका आप स्पेशल केयर करो, उसकी हर बात की केयर करो, उसकी हर ट्रांजैक्शन का केयर करो, हर बात का केयर करो, हर ट्रांजैक्शन का उसका केयर करो। एनालिटिकल क्या बोलता है, जब आप उसका ट्रांजैक्शन का केयर कर रहे हो, उसकी हर ट्रांजैक्शन का केयर कर रहे हो, तब उसको परखो, उस कस्टमर का बिहेवियर एनालिसिस करो, परखो, उसको पता करो कि वो जो कस्टमर है आपका, प्रॉफिटेबल कस्टमर जो है, उसको प्राइस से मतलब होता है या क्वालिटी से मतलब होता है, वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है या क्वालिटी देखता है। अगर वो प्राइस देखता है अगर वो, तो आप क्या करो, थोड़ी प्राइस उसके लिए कम कर दो, थोड़ा क्वालिटी कम कर लो, और प्राइस कम कर दो, और खुश हो जाएगा वो, और आपसे क्या जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, और आपसे उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। मान लो क्वालिटी देखता है तो क्वालिटी उसके लिए थोड़ी और बढ़ा दो, क्वालिटी और बढ़ा दो, चाहे थोड़ी आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लेना, उससे क्वालिटी बढ़ जाएगी, खुश हो जाएगा, बॉन्डिंग अपने आप क्या हो जाएगी, अच्छी। तो जब आप उसके ट्रांजैक्शन का टेक केयर करो, जब उसके ट्रांजैक्शन की आप केयर करो, तो आप उसका बिहेवियर परखो, उसका बिहेवियर क्या है, उसको प्राइस से मतलब है या क्वालिटी से मतलब है, और जिस चीज़ से मतलब है वो उसको प्रोवाइड करो, वो अपने आप ही क्या होगा, आपसे और क्लोज आ जाएगा और आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। और लास्ट पता रखा है कोलैबोरेटिव, ये क्या बोलता है कि आपके और उसके बीच में, आपके और जो प्रॉफिटेबल कस्टमर है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन वो कैसा होना चाहिए, सीमलेस, तुरंत आपकी बात उसके पास चली जाए और तुरंत उसकी बात आपको मिल जाए, सीमलेस इन्फॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए, सीमलेस कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये 3 काम कर दोगे, आप दोनों की रिलेशनशिप, मतलब सेलर की और जो प्रॉफिटेबल कस्टमर है उनकी रिलेशनशिप अपने आप क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अपने आप उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसको याद करने का एक तरीका मैंने बताया था आपको। मान लो आपको अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है या अपने संबंधों को सुधारना है, तो कैसे सुधार सकते हो, जिससे आप प्यार करते हो उससे आपको संबंधों को सुधारना है, तो कैसे सुधार सकते हो। पहला ऑपरेटिव में क्या करना पड़ेगा आपको, आपकी जीएफ या वाइफ जो भी है उसकी हर बात की आपको केयर करनी पड़ेगी, उसकी हर बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर छोटी से छोटी बात का, हर बात का क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो पहला काम हो गया। फिर एनालिटिकल मतलब जब आप उसकी हर बात का ध्यान रख रहे हो, उसकी हर चीज़ का केयर कर रहे हो, तब उसका व्यवहार जो है या उसका बिहेवियर जो है उसको परख के पता करो कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसको क्या पसंद है, उसको घूमना पसंद है या उसको शॉपिंग करना पसंद है या उसको घर बैठना पसंद है या उसको मूवी देखना पसंद है या उसको खाली बातें करना पसंद है। और जो भी चीज़ पसंद है वो उसके साथ करो, जब भी आप उसके साथ समय बिताओ तो जो भी उसको पसंद है वो उसके साथ आप करो। ये हो गया एनालिटिकल। कोलैबोरेटिव, आपका और आपकी जीएफ के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सीमलेस होना चाहिए, तुरंत आपकी बात उसको चली जाए और तुरंत उसकी बात आपको मिल जाए। अगर ये 3 काम कर लोगे, अपने आप ही आपकी जो रिलेशनशिप है, आपके जो संबंध है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे या स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये था आपका पॉइंट नंबर 5 कि प्रॉफिटेबल कस्टमर के साथ आप अपने संबंधों को कैसे सुधारोगे। तो प्रॉफिटेबल कस्टमर के साथ कैसे सुधारना है मैंने आपको बता दिया। आप अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 3 टॉपिक अपन ने देख लिए प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, दूसरा देखा अपन ने डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, और तीसरा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब अपन आगे देखते हैं इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका ABM। अब ABM क्या है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो अपन ने देखा था एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अपन ने चैप्टर 4 में पढ़ा था, ABC। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अपन क्या करते थे, एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते थे कि कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटी करती है, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, मशीनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इनबाउंड लॉजिस्टिक। फिर क्या करते थे, एक्टिविटी की कॉस्ट निकालते थे या कॉस्ट पूल निकालते थे। फिर कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करते थे और ABC रेट निकालते थे। उस ABC रेट के बेस पे जो भी आपकी कॉस्ट आ रही एक्टिविटी की उनको अपन प्रोडक्ट्स में एलोकेट कर देते थे। ABC कब काम आती थी, जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो तो जो कॉस्ट आई आपकी ओवरहेड की कॉस्ट, उनको अपन एक्टिविटी के बेस पे, ABC रेट के बेस पे जो भी आपकी एक्टिविटी की कॉस्ट थी या ओवरहेड की कॉस्ट थी उसको अपन प्रोडक्ट्स में एलोकेट कर देते थे ABC टेक्निक को यूज करके। क्या करता था ABC, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में काम आता था या प्रोडक्ट्स में ओवरहेड एलोकेट करने में काम आता था ABC, ताकि प्रोडक्ट की एकदम एक्यूरेट कॉस्ट आए। ये था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करके एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करना,
जो एक्टिविटी की आपकी कॉस्ट आ रही है, मतलब आपकी एक्टिविटी मान लो इंस्ट्रक्शन की, एक मशीनिंग की एक्टिविटी है, एक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी है, तो इन एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करना, इन एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करना क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके आपने क्या किया? एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली, उनकी कॉस्ट निकाल ली। अब उस कॉस्ट को मैनेज करना, उस कॉस्ट को मैनेज करना क्या है? एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। उस कॉस्ट को, उस एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करना मतलब उन एक्टिविटी की कॉस्ट को कम करना, मैनेज करना मतलब क्वालिटी को मेंटेन करके उनको कम करना, क्या है? एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो ये क्या बोलता है? तो एबीएम बोलता है, एबीएम का फोकस क्या होता है कि जो एक्टिविटीज है उनका मैनेजमेंट एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाए। मतलब जो एक्टिविटीज है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाए। एफिशिएंट मतलब कम टाइम में पूरी हो जाए, इफेक्टिव मतलब बिना एरर के पूरी हो जाए। एफिशिएंट मतलब कम टाइम में पूरी हो जाए, इफेक्टिव मतलब बिना एरर के पूरी हो जाए। अगर आप एक्टिविटीज को एफिशिएंट कम टाइम में पूरा कर लोगे, इफेक्टिव बिना एरर के पूरा कर लोगे, तो अपने आप क्या हो जाएगी? एक्टिविटी की कॉस्ट मैनेज हो जाएगी, अपने आप एक्टिविटी की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या है? एक्टिविटी की कॉस्ट जो है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग निकाल के जो आपने एक्टिविटी की कॉस्ट निकाली है उनको मैनेज करना क्या होता है? एबीएम। मैनेज कैसे करोगे? एक्टिविटीज को एफिशिएंट और इफेक्टिव कर दो, कम टाइम में पूरा कर दो और बिना गलती के पूरा कर दो, अपने आप एक्टिविटी की कॉस्ट मैनेज हो जाएगी। तो एबीसी क्या करता था? देखो एबीसी करता था डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। एबीसी क्या करता था? एबीसी एक्टिविटी की कॉस्ट को निकालता था और फिर उन कॉस्ट को प्रोडक्ट में अलोकेट करता था। लेकिन एबीएम क्या करता है? उन एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करता है, उन एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करता है। कौन? एबीएम। अब एबीएम मैनेज कैसे करता है? तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो देख लो। एक ऑपरेशनल एबीएम और एक होता है स्ट्रेटेजिक एबीएम, दो पार्ट्स में। सबसे पहले अपन देखेंगे स्ट्रेटेजिक एबीएम। स्ट्रेटेजिक एबीएम बोलता है एक्टिविटी की अगर आपको कॉस्ट मैनेज करनी है, आप क्या करो? आप केवल अच्छे काम करो, डूइंग द राइट थिंग्स। आप केवल अच्छे काम करो, आप बुरे काम छोड़ दो। बुरे काम छोड़ दो मतलब मान लो आप 3 प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट ए, बी और सी। प्रोडक्ट सी आपको लॉस दे रहा है, उसको बनाओ मत। प्रोडक्ट ए और बी बनाओ, प्रोडक्ट सी को बंद कर दो। तो जो प्रोडक्ट लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है उसको बनाओ मत। इसके अलावा जो ऐसी एक्टिविटी है जो नॉन वैल्यू एडेड है, जो नॉन वैल्यू एडेड है मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी आप करते हो जो प्रोडक्ट की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन करती ही नहीं है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन करती ही नहीं है, उनको आप रिमूव कर दो। जैसे अपन ने देखा था ना चैप्टर 4 में वैल्यू एनालिसिस में, इंटरनली अपन चेक करते हैं, इंटरनली चेक करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो प्रोडक्ट की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन करती ही नहीं है। मतलब अगर आप उन एक्टिविटी को करोगे भी नहीं तो प्रोडक्ट की उतनी ही वैल्यू रहेगी। जैसे अपन ने देखा था सेटअप, मशीन सेटअप, जैसे अपन ने देखा था स्टोरेज या मूवमेंट। तो ये मूवमेंट हो गया, सेटअप हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सब क्या होती है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है। इनको रिमूव कर दो, इनको क्या कर दो? रिमूव। एक अपन ने चैप्टर 1 में भी देखा था नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, वो क्या होती थी? वो अपन रिसर्च करके पता करते थे कि कस्टमर को क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करती, उनको रिमूव करते थे। और एक इंटरनली अपन पता करते हैं। इंटरनली पता कैसे करते हैं? वो अपन ने वैल्यू एनालिसिस, चैप्टर 4 में टॉपिक देखा था वैल्यू एनालिसिस, कि जो एक्टिविटी अपन इंटरनली देखते हैं कि कौन ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही। मतलब अगर आप उनको करोगे भी नहीं तो प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी ही रहेगी, अगर नहीं भी करोगे तो वैल्यू उतनी ही रहेगी प्रोडक्ट की, वो होती हैं। तो इंटरनली चेक करके ऐसी एक्टिविटी को आप एलिमिनेट कर दो। आप केवल अच्छे काम करो। अच्छे काम मतलब जो प्रोडक्ट लॉस मेकिंग उनको बनाओ मत, जो एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड उन सबको रिमूव कर दो, उन सबको रिमूव कर दो। दूसरा क्या बोलता है? आप जो अच्छे काम करते हो ऑपरेशनल एबीएम, उनको आप ठीक से करो, आप अच्छे काम को ठीक से करो। पहला क्या बोलता है? आप केवल अच्छे काम करो। ऑपरेशनल एबीएम क्या बोलता है? आप जो अच्छे काम करते हो उनको अच्छे से करो, आप जो अच्छे काम करते हो उनको अच्छे से करो। उनको अच्छे से करोगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी एक्टिविटी की कॉस्ट कम होगी, एक्टिविटी की कॉस्ट कम होगी आपकी एबीसी रेट अपने आप कम आ जाएगी, एबीसी रेट कम आ जाएगी, काम खत्म। इस तरह से कॉस्ट मैनेज हो जाएगी। ये था एबीएम। पहला बोलता है आप केवल अच्छे काम करो, फालतू एक्टिविटीज़ जो नॉन वैल्यू एडेड है इंटरनली चेक करके देखो, उनको रिमूव कर दो, और जो प्रोडक्ट आपको लॉस दे रहे हैं उनको रिमूव कर दो। फिर आप जो अच्छे काम करते हो उनको एफिशिएंटली करो, मतलब वैल्यू एडेड एक्टिविटी को आप एफिशिएंटली करो। एफिशिएंटली करोगे एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम आएगी एक्टिविटी की, एक्टिविटी की कॉस्ट कम आएगी तो एबीसी रेट भी आपकी कम आएगी। ये था एबीएम, ये इसकी एबीएम की थ्योरी थी। कभी भी एबीएम की थ्योरी पूछे तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, टोटली आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसमें आप अपनी लैंग्वेज नहीं कर सकते, जो यहाँ लिखी हुई है सेम टू सेम ये लिखनी पड़ेगी आपको। आगे दे रखा है एक फालतू टॉपिक एप्लीकेशन एंड बेनिफिट ऑफ एबीएम। ये भी देख लेते हैं, मॉड्यूल में दे रखा था क्या है ये एप्लीकेशन बेनिफिट, दोनों सेम ही है कि एबीएम कहाँ कहाँ काम आ सकता है या एबीएम कहाँ कहाँ यूजफुल हो सकता है, वो बता रखा है। तो सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग बनाने में एबीएम आपकी हेल्प करेगा, एबीएम वहाँ काम आएगा। दूसरा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, अपन एक चैप्टर 3 में पढ़ा था टॉपिक बीपीआर। या तो आप बर्बाद हो चुके हो या बर्बादी के कगार पे हो, तो आपको अपने अंदर ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट करने पड़ते हैं, आपको अपनी कॉस्ट को 60 to 70% कम करना पड़ता है। तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट देखो क्या करता है, एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करता है, एक्टिविटी की कॉस्ट को कम करता है, तो वहाँ भी काम आ जाएगा। कॉस्ट कम करने में वहाँ भी काम आ जाएगा, बीपीआर में भी काम आ जाएगा, बीपीआर करने में भी आपकी हेल्प कर देगा कौन? एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन में तो आपको फायदा देगा ही है, कॉस्ट कम करेगा एक्टिविटी की, तो कॉस्ट रिडक्शन भी इसका एक बेनिफिट है। इसके अलावा परफॉर्मेंस मेजरमेंट,
एबीएम के बेसिस पे आप परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हो। मान लो आपके अलग अलग डिवीजन है, आप पता कर सकते हो किस डिवीजन ने अच्छे से एक्टिविटी को मैनेज किया। जिस डिवीजन ने एक्टिविटी के कॉस्ट को ज़्यादा कम करा उसने अच्छे से मैनेज किया, जिसने कम करा उसने ज़्यादा अच्छे से मैनेज नहीं किया। इस बेसिस पे आप परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हो, उसमें भी हेल्प कर देगा। और लास्ट है ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने में आपकी हेल्प करेगा। प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करेगा? नॉन वैल्यूएडेड जो काम है आपके उनको ये रिमूव करेगा, और जो काम की एक्टिविटी है, प्रोसेसिंग जो एक्टिविटी होती है, काम की एक्टिविटी होती है, जो वैल्यूएडेड होती है, उसको ये इंप्रूव करेगा। तो प्रोसेस भी आपको इंप्रूव कर देगा। तो ये उसके बेनिफिट बता रखें, एप्लीकेशन बता रखें, कैसे याद करोगे। ABCPP, A फॉर एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, B फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, C फॉर कॉस्ट रिडक्शन, P फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट और P फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इन 5 चीज़ों में ये यूजफुल हो सकता है, इन 5 चीज़ों में इसका एप्लीकेशन हो सकता है, 5 चीज़ों में यूजफुल हो सकता है। ज़्यादा काम का पॉइंट नहीं था पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 ये काम का है, इसका क्वेश्चन आ सकता है वैल्यू एडेड एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। एबीएम के अकॉर्डिंग वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होती है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होती है। तो ये टाइम के बेसिस पे बताता है, टाइम के बेसिस पे। तो ये बोलता है वैल्यू एडेड टाइम जो होता है वो होता है प्रोसेसिंग टाइम। एक्टिविटी के कॉस्ट को मैनेज करने में बोलता है जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना, वो वैल्यू एडेड टाइम होता है। प्रोसेसिंग मतलब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग या करके या मशीनिंग करके। तो वो तो क्या होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड क्यों होता है? देखो रॉ मटेरियल को ऐसा तो है नहीं कि आप जादू की छड़ी घुमाओगे और वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। प्रोसेसिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, प्रोसेसिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो क्या है वैल्यू एडेड। इसके अलावा बाकी जो भी टाइम है सब क्या है, नॉन वैल्यूएड। इसके अकॉर्डिंग जो भी बाकी टाइम है नॉन वैल्यूएड है। जैसे इंस्ट्रक्शन टाइम हो गया, स्टोरेज टाइम हो गया, वेटिंग टाइम हो गया, मूव टाइम हो गया, क्यू टाइम हो गया, ये सारे क्या है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ये टाइम सारे क्या है नॉन वैल्यूएड। वैल्यूएड क्यों नहीं है, नॉन वैल्यूएड क्यों है? इन सबको रिमूव किया जा सकता है। रिमूव कैसे किया जा सकता है? देखो इंस्पेक्शन को आप रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव कर सकते हो? अगर आप प्रिवेंशन कॉस्ट पे पहले ही पैसा खर्च कर दोगे, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले प्रिवेंशन कॉस्ट पे पैसा लगा दोगे, आपको इंस्पेक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अप्रेजल कॉस्ट पे लगाने की पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंस्पेक्शन क्या होता है? अप्रेजल कॉस्ट होती है। तो इंस्पेक्शन को कम किया जा सकता है। अगर आप पहले से ऐसी यूनिट बनाओगे जो एकदम परफेक्ट बनेगी, इंस्पेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंस्पेक्शन टाइम क्या है नॉन वैल्यूएड। स्टोरेज क्या है नॉन वैल्यूएड। इसको भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? आप JIT लगा लो, स्टोरेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको WIP का फिनिश गुड्स का स्टोरेज रखना ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या है नॉन वैल्यूएड। वेटिंग टाइम, मूव टाइम, मान लो आपके एक डिपार्टमेंट की स्पीड फास्ट है, एक की स्लो है, तो बीच में वेट करना पड़ जाता है, तो वेटिंग टाइम भी क्या है नॉन वैल्यूएड। ये भी रिमूव हो सकता है। कैसे रिमूव हो सकता है? आप सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, ये रिमूव हो जाएगा, वेटिंग टाइम, मूव टाइम वगैरह रिमूव हो जाएगा। ऐसे मूव टाइम, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप माल उठा के मतलब WIP उठा के ले जाते हो, तो उसमें जो टाइम बर्बाद होता है वो भी क्या है नॉन वैल्यूएड। ऐसे क्यू टाइम भी वही होता है, उसी से रिगार्डिंग होता है, तो ये भी क्या है नॉन वैल्यूएड। इन सबको रिमूव किया जा सकता है, इन सबको कम किया जा सकता है, ये सब होते हैं नॉन वैल्यूएड। ये चीज़ अपन ने ऑलरेडी पढ़ भी रखी है। कहाँ पढ़ रखी है? मैंने आपको 2 जगह बताया था, एक तो JIT में, एक सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग में। अगर आपको नॉन फाइनेंशियली चेक करना है JIT या सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग लगाना फायदेमंद है या नहीं है, तो अपन यही चीज़ निकालते हैं, और अपन निकालते हैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी या प्रोसेसिंग साइकिल एफिशिएंसी। दोनों का मतलब एक ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग बोल दो या प्रोसेसिंग बोल दो। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, प्रोसेसिंग साइकिल एफिशिएंसी निकालते हैं, देखते हैं एफिशिएंसी बढ़ी या कम हुई। बढ़ गई तो फायदेमंद है, नहीं बढ़ी, कम हुई या तो नहीं बढ़ी तो फायदेमंद नहीं है। तो ये अपन चेक करते हैं उसमें, तो वहाँ ये काम आ जाता है, ये चीज़। और ये मेन कहाँ की है? इस चैप्टर में दे रखी है वैल्यूएड। वहाँ तो अपन ने वैसे देख लिया था, लेकिन मेन यहाँ दे रखी है। अब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी अपन निकालेंगे कि आपकी जो प्रोसेसिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है। वैल्यू एडेड टाइम लेंगे। वैल्यू एडेड टाइम क्या होता है? प्रोसेसिंग टाइम। डिवाइड कर देंगे टोटल प्रोडक्शन टाइम से, या तो टोटल प्रोडक्शन टाइम बोल दो या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम भी बोल दो। कुछ लोग इसको साइकिल टाइम भी बोलते हैं, तो या तो टोटल प्रोडक्शन टाइम बोल दो या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम बोल दो, एक ही बात है। उससे डिवाइड कर देंगे, इन 200 कर देंगे, ये आ जाएगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। अब आप बोलोगे ये टोटल प्रोडक्शन टाइम या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन टाइम या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम क्या होता है? जो वैल्यू एडेड टाइम है और जो नॉन वैल्यू एडेड टाइम, दोनों को टोटल कर दो। वैल्यू एडेड टाइम मतलब प्रोसेसिंग टाइम, और नॉन वैल्यू एडेड टाइम मतलब इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज, वेटिंग, मूविंग, क्यू टाइम। इन सबको जोड़ दो, ये आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्शन टाइम, या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। या तो टोटल प्रोडक्शन टाइम बोल दो या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम बोल दो, एक ही बात होती है। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी, कि आपकी प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी कितनी है। मतलब आप वैल्यू एडेड टाइम में आप कितना टाइम लगा रहे हो, और फालतू टाइम में कितना है आपका, वो सब आपको पता चल जाएगा। वैल्यू एडेड टाइम में आप कितना टाइम लगा रहे हो वो आपको पता चल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर आप एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट करते हो तो ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आपकी ऑलरेडी क्या होगी, इंप्रूव होती जाएगी। अगर आप एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट करोगे अपने आप क्या होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी। क्योंकि आप क्या करोगे, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट करोगे तो इंस्ट्रक्शन टाइम को, स्टोरेज टाइम को, वेटिंग टाइम को, मूव टाइम को, क्यू टाइम को कम करते जाओगे। इनको कम करते जाओगे, एफिशिएंसी आपकी बढ़ती जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। और एफिशिएंसी बढ़ गई तो कॉस्ट आपकी अपने आप कम होगी, कॉस्ट कम होगी। अब ऐसे देखो 2 स्पेशल नोट है। पहला देखो अपन ने देखा था वेट टाइम, ऊपर देखा था वेटिंग टाइम या वेट टाइम। अब देखो क्या लिख रखा है, वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग या बिफोर ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ये देखो ये नोट, वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग या वेट टाइम बिफोर ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जिसको अपन रिसीट टाइम भी बोलते हैं,
वो जो ऊपर अपने कैलकुलेशन करिए ना, इसके लिए इररेलेवेंट है, उसको अपन को इग्नोर करना है। क्वेश्चन में खाली वेट टाइम लिख दे तो वो अपन मानेंगे ड्यूरिंग प्रोसेसिंग का है, क्योंकि अपन जो ऊपर ये टाइम लेते हैं ना सारा, कब का लेते हैं? ड्यूरिंग प्रोसेसिंग का या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग का लेते हैं टाइम। ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी किसकी निकाल रहे हैं अपन? मैन्युफैक्चरिंग की निकाल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोसेसिंग की निकाल रहे हैं अपन। तो टाइम कब का लेते हैं? ड्यूरिंग प्रोसेसिंग का टाइम लेते हैं। तो बिफोर प्रोसेसिंग का कोई टाइम है, बिफोर प्रोसेसिंग का कोई वेट टाइम है, वो इसमें कंसिडर नहीं करते, वो कैलकुलेशन में कंसिडर ही नहीं करते, उसको इग्नोर करना है। क्वेश्चन में दे दे तो क्या बोला मैंने? वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग या वेट टाइम बिफोर ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जिसको अपन रिसीट टाइम भी बोलते हैं। रिसीट टाइम वो ऊपर की कैलकुलेशन में क्या है? इररेलेवेंट है, उसको अपन को इग्नोर करना है, उसको अपन को इग्नोर करना है। ये ध्यान दे देना, वेट टाइम खाली वेट टाइम लिखे तो कंसिडर कर लेंगे, लेकिन साफ लिख दे वेट टाइम बिफोर प्रोसेसिंग या वेट टाइम बिफोर ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या रिसीट टाइम, तो इसको टोटली क्या कर देना? इग्नोर कर देना। उस वेट टाइम को क्या कर देना? इग्नोर कर देना, अगर ऐसा वेट टाइम है तो। क्योंकि अपन जो टाइम लेते हैं ना ऊपर, ये इंस्पेक्शन, स्टोरेज, वेटिंग, मूविंग, क्यू टाइम सब क्या है? ड्यूरिंग प्रोसेसिंग का लेते हैं। इसको समझाने के लिए देखो एक डायग्राम बना रखा है मैंने। क्या होता है देखो, प्रोसेसिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे पहले कस्टमर का ऑर्डर मिला, किसको मिलता है कस्टमर का ऑर्डर? सेल्स डिपार्टमेंट को। कस्टमर का ऑर्डर ऐसा नहीं कि सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिलता है, सेल्स डिपार्टमेंट वालों के पास ऑर्डर आता है। सेल्स डिपार्टमेंट वालों के पास ऑर्डर आया, जैसे ही ऑर्डर आता है, मान लो आपने जीआईटी लगा रखा है, तो ऑर्डर आया तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको बताएगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा, सेल्स डिपार्टमेंट वालों के पास मान लो ऑर्डर आया था सुबह 10 बजे, 10 AM पे ऑर्डर आया था, इन्होंने 2 PM पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को बताया, तो वेट टाइम कितना हो गया? ये 10 बजे आया था, ये 4 घंटे का हो गया, 4 आवर्स का। ये क्या है? वेट टाइम बिफोर प्रोसेसिंग का वेट टाइम है, या इसको रिसीट टाइम भी बोलते हैं। ये वाला वेट टाइम अपन क्या कर देंगे? इग्नोर कर देते हैं। ऊपर जो कैलकुलेशन है ना उसमें इग्नोर कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले कस्टमर का ऑर्डर आया सेल्स डिपार्टमेंट के पास, उसके बाद कुछ टाइम लगा, वेट टाइम जिसको अपन वेट टाइम बोलते हैं, रिसीट टाइम बोलते हैं, और उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को, देखो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लाइन लगा रखी मैंने, ऑर्डर मिल गया। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को जब ऑर्डर मिला, उससे पहले का जो टाइम है, उससे पहले का जो वेट टाइम है, उससे पहले का जो टाइम है, या उससे पहले जो टाइम खराब हुआ कस्टमर का ऑर्डर आने से लेकर के जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को ऑर्डर मिला, उसके बीच में जो टाइम खराब हुआ वो होता है वेट टाइम बिफोर प्रोसेसिंग, या वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग, या रिसीट टाइम, या वेट टाइम बिफोर ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। इसको अपन को क्या करना है? इस वाले टाइम को अपन को इग्नोर करना है, इररेलेवेंट होता है। इस पूरी कैलकुलेशन में क्या होता है? इररेलेवेंट होता है। तो कौन सा काम का होता है? जैसे ही आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से लेकर के जैसे ही आपका प्रोडक्शन फिनिश हुआ, स्टार्ट होने से लेकर के फिनिश होने तक जो टाइम लगता है, कौन कौन सा लगता है? स्टार्ट होने के बाद इंस्पेक्शन टाइम लगता है, स्टोरेज भी लगता है, वेट टाइम तब भी लगता है। एक डिपार्टमेंट की स्पीड फास्ट है, मान लो एक स्लो है, तो वेट करना पड़ गया। प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद मूव टाइम भी लगता है, क्यू टाइम भी लगता है, और प्रोसेसिंग टाइम तो लगता ही है। तो ये सारा टाइम लेते हैं अपन। कौन सा लेते हैं? प्रोडक्शन स्टार्ट होने से लेकर के ये वाला लेते हैं, ये वाला अपन टाइम यहाँ कंसिडर करते हैं। प्रोडक्शन स्टार्ट से लेकर के प्रोडक्शन फिनिश वाला टाइम अपने यहाँ लेते हैं। और यही क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। इन सबका टोटली क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। और इसी के बेस पे क्या निकालते हैं अपन? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी निकालते हैं। प्रोसेसिंग टाइम डिवाइड बाई मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम इन 200, इसके बेस पे निकालते हैं। प्रोडक्शन फिनिश होगा, उसके बाद क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है। अब एक कंसेप्ट होता है डिलीवरी साइकिल टाइम का। ये डिलीवरी साइकिल टाइम क्या है? डिलीवरी साइकिल टाइम बोलता है जिस दिन कस्टमर का ऑर्डर रिसीव हुआ, जब कस्टमर का ऑर्डर रिसीव हुआ उस टाइम से लेकर के जब आपने कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर कर दिया, उसके बीच में जितना टाइम लगता है वो होता है डिलीवरी साइकिल टाइम। कस्टमर का ऑर्डर रिसीव होने से लेकर के कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करने तक, कस्टमर का ऑर्डर रिसीव होने से लेकर के कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करने तक जो टाइम लगा वो होता है डिलीवरी साइकिल टाइम। तो डिलीवरी साइकिल टाइम वैसे कुछ काम का नहीं होता ऊपर कैलकुलेशन में, लेकिन कभी पूछे डिलीवरी साइकिल टाइम क्या होता है तो बताओ कैसे निकालोगे। एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन टाइम है, ये टोटल प्रोडक्शन टाइम या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है, एक तो ये ले लेंगे अपन, क्योंकि ये तो लगेगा ही डिलीवरी से पहले, ये तो लगेगा ही। इसके अलावा क्या कर देंगे इसमें अपन जो वेट टाइम है ना बिफोर प्रोसेसिंग का वो ऐड कर देंगे, या रिसीट टाइम जो है, रिसीट टाइम जिसको रिसीट टाइम भी बोलते हैं, ये ऐड कर देंगे। ये आ जाता है डिलीवरी साइकिल टाइम। पूछता नहीं है वैसे डिलीवरी साइकिल टाइम, लेकिन पूछे तो इस तरह से निकाल देंगे। ये होता है डिलीवरी साइकिल टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम जो है वो तो अपन ले लेंगे, इसमें ये रिसीट टाइम काम आ जाएगा, इस कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। बस किस में काम आएगा? डिलीवरी साइकिल टाइम निकालने में काम आता है। वैसे कुछ काम का नहीं होता, वैसे कुछ काम का नहीं होता। जो अपन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी निकालते हैं ना, इसमें काम का नहीं होता, इसमें अपन इसको इग्नोर करेंगे। ये बात ध्यान रखना। वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेट टाइम बिफोर ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, या रिसीट टाइम इस नाम से लिखा हुआ आएगा। इसको देखते ही इग्नोर कर देना, देखते ही इग्नोर कर देना। हाँ, क्वेश्चन में आपको डिलीवरी साइकिल टाइम पूछे तो डिलीवरी साइकिल टाइम निकालते वक्त अपन इसको ऐड कर देते हैं। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है उसमें अपन इसको ऐड कर देते हैं, आपका आ जाता है डिलीवरी साइकिल टाइम। ये था ये कंसेप्ट वैल्यू एडेड एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का सबसे मेन कंसेप्ट था इस चैप्टर का, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन आता है वो जनरली इसी का आता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का। ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी अपने काम भी आती है दो जगह, एक तो जीआईटी में, एक सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में। अपन चेक करते हैं
कि नॉन फाइनेंशियली वो फ़ायदेमंद है या नहीं है, वहाँ काम आती है। वहाँ पर वहाँ भी सीखी थी, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में सीख लिया इसको। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, अपन ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करी, एक्टिविटी बेस्ड उस कॉस्ट को मैनेज किया, एबीएम कर लिया। अब एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग ये क्या बोलता है, अपन जो ओवरहेड कॉस्ट है, आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है, उस ओवरहेड कॉस्ट का बजट अपन एक्टिविटी के बेस पे बनाएंगे। पहले आप ट्रेडिशनल बजटिंग में देखो क्या करते थे, कॉस्ट का बजट बनाते थे तो एक मटेरियल, एक लेबर और एक ओवरहेड। ओवरहेड में भी दो कर लेते थे आप, वेरिएबल और फिक्स, और इनका बजट बना लेते थे। बजट बनाया आपने, मान लो मटेरियल का बना लिया, लेबर का बना लिया, और ये एक्चुअल रिजल्ट आ गए। ओवरहेड का बनाया, मान लो ओवरहेड का बजट बनाया आपने 10 लाख का, और एक्चुअल में आ गए 12 लाख। 2 लाख का आपका वेरिएंस आया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक लगाते थे, वेरिएंस आइडेंटिफाई करते थे और फिर कॉस्ट कंट्रोल कर लेते थे। ओवरहेड का बजट कैसे बनाते थे पहले, ट्रेडिशनल जो आपने सी एंटर में बनाए होंगे, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, ऐसे तो बनाते थे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में क्या करेंगे अपन, इस ओवरहेड का बजट एक्टिविटी के बेस बनाएंगे। किसके लिए काम किए एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, ओवरहेड के लिए। ओवरहेड के लिए क्यों काम किए, देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होती है क्या काम आती है, वो ओवरहेड को अलोकेट करने के काम आती है। मटेरियल लेबर तो देखो अपन 1 to 1 वैसे ही अलोकेट कर देते हैं, मटेरियल लेबर का तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में भी बजट क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। लेकिन जो ओवरहेड है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करती है, उस ओवरहेड को प्रोडक्ट में अलोकेट करती है, एक्टिविटी के बेस पे कॉस्ट ड्राइवर निकाल के अपन अलोकेट करते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में भी क्या करेंगे अपन, उस ओवरहेड का बजट एक्टिविटी के बेस पे बनाएंगे। तो ओवरहेड का बजट, ओवरहेड कॉस्ट का बजट एक्टिविटी के बेस पे बनाना, ताकि जो एक्टिविटी की कॉस्ट है आपकी उसको प्लान करके कंट्रोल किया जा सके, ताकि एक्टिविटी की कॉस्ट को प्लान करके कंट्रोल किया जा सके। ये होता है एक्टिविटी बेस्ड बजट। क्या बोला मैंने, ओवरहेड कॉस्ट का बजट एक्टिविटी के बेस पे बनाना, ओवरहेड कॉस्ट का बजट एक्टिविटी के बेस पे बनाना, ताकि एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को प्लान करके कंट्रोल किया जा सके, ताकि एक्टिविटी की कॉस्ट को प्लान करके कंट्रोल किया जा सके। ये होता है एक्टिविटी बेस्ड बजट। अब एक्टिविटी बेस्ड बजट देखो कैसे बनता है, 3 एलिमेंट होते हैं इसमें, 3 चीज़ें होती हैं इसमें एक्टिविटी बेस्ड बजट में। एक तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो, बजटेड कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो, जो कर चुके वो नहीं लेंगे, जो करने वाले हो, क्योंकि अपन बजट बना रहे हैं, अपन नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट मंथ का बजट बना रहे हैं। मंथ का भी बना सकते हैं, 6 मंथ का भी बना सकते हैं, ईयर का भी बना सकते हैं। कौन कौन सी आप एक्टिविटी करने वाले हो, बजटेड एक्टिविटी। तो मान लो बजटेड एक्टिविटी जो करने वाले हो, मान लो वो है बजटेड एक्टिविटी जो है आपकी, वो है मान लो एक इंस्पेक्शन करोगे आप, एक मान लो आप करोगे मशीनिंग करोगे, एक मान लो आप सेटअप वाली एक्टिविटी करोगे, एक रिसीट वाली एक्टिविटी होगी आपकी। ये कुछ एक्टिविटी होगी, ये बजटेड आप निकाल लेंगे कौन कौन सी एक्टिविटी आप करने वाले हो। इसके अलावा क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी टू परफॉर्म, कितनी कितनी क्वांटिटी में एक्टिविटी करने वाले हो, कितनी कितनी क्वांटिटी में एक्टिविटी करने वाले हो। इसका मतलब क्या हुआ, बजटेड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, मतलब उन एक्टिविटीज़ के कॉस्ट ड्राइवर कितने कितने होने वाले हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में। जैसे इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन हावर्स कितने होने वाले हैं, मशीनिंग के लिए मशीनिंग हावर्स कितने होने वाले हैं, सेटअप के लिए मान लो नंबर ऑफ सेटअप कितने होने वाले हैं, या सेटअप हावर्स कितने होने वाले हैं। ऐसे ही रिसीट के लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर या नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन कितने होने वाले हैं, बजट कितने होने वाले हैं, मतलब यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर बजटेड कितनी होने वाली है वो ले लेंगे। एक कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म मतलब बजटेड एबीसी रेट क्या होने वाली है। जो भी आप एक्टिविटी करोगे उनकी बजटेड एबीसी रेट, मतलब जो भी कॉस्ट ड्राइवर होंगे उनके बजटेड एबीसी रेट क्या होने वाली है। इंस्पेक्शन हावर्स की बजटेड एबीसी रेट क्या होने वाली है, मशीनिंग के लिए मशीनिंग हावर्स की बजटेड एबीसी रेट क्या होने वाली है, सेटअप के लिए सेटअप की बजटेड एबीसी रेट क्या होने वाली है। ये भी कौन सी लेंगे, बजटेड, ये भी बजटेड लेंगे। इन दोनों को इंटू कर दोगे, बजटेड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर इंटू बजटेड एबीसी रेट, ये आपका जाएगा एक्टिविटी बेस्ड बजट। ये बन जाएगा एक्टिविटी बेस्ड बजट, ये बन जाएगा एक्टिविटी बेस्ड बजट। 3 एलिमेंट होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो, बजटेड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कितनी कितनी होने वाली है उन एक्टिविटी की, और बजटेड एबीसी रेट क्या रहने वाली है। अब एक्टिविटी बेस्ड बजट कैसे बनेगा, जो भी बजटेड एबीसी रेट है, जो जो एक्टिविटी करने वाले उनकी जो बजटेड एबीसी रेट कौन सी लेंगे, बजटेड, एक्चुअल मत ले लेना, अपन बजट बना रहे हैं तो बजटेड एबीसी रेट लेंगे हर एक्टिविटी की, इनटू कर देंगे बजटेड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ द एक्टिविटी। जो भी कॉस्ट ड्राइवर है, जो भी एक्टिविटी है, उनके जो भी कॉस्ट ड्राइवर है, जो भी एक्टिविटी उनके जो भी कॉस्ट ड्राइवर है, उनकी जो बजटेड यूनिट्स है, बजटेड यूनिट से इंटू कर देंगे, और जितने भी प्रोडक्ट क्वेश्चन में दे रखे हैं उनसे इंटू कर देंगे। क्योंकि देखो एक्टिविटी बेस्ड बजट बनाओगे, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो तब काम का होता है, तभी तो काम आती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो तभी काम आएगा। तो आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट की डिटेल दे रखी होगी, प्रोडक्ट ए बी सी, इन सब की बजटेड यूनिट दे रखी होंगी, सबसे इंटू कर देंगे। बजटेड एबीसी रेट को बजटेड यूनिट से इंटू कर देंगे, बजटेड एबीसी रेट को बजटेड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, बजटेड एबीसी रेट इंटू बजटेड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ये आपका एक्टिविटी का बजट बन जाएगा। इंस्पेक्शन का, मशीनिंग का, सेटअप का, रिसीट का बजटेड एक्टिविटी कॉस्ट आ जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड बजट बन जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड बजट आपका बन जाएगा।
अब इसमें अपन ने देखा था एक पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग अगर आप करोगे, मतलब एक्टिविटी के बेस पे बजट बनाओगे ओवरहेड कॉस्ट का, तो उसके बेनिफिट क्या क्या होंगे? 3 बेनिफिट होंगे। पहला तो आप रिसोर्स की नीड्स को बेटर वे में आइडेंटिफाई कर पाओगे। रिसोर्स की नीड्स मतलब आपको पता चल पाएगा कि हाँ कितने मशीन आवर्स लगने वाले हैं, या कितना इंस्पेक्शन आवर्स की रिक्वायरमेंट है, या कितने टेस्टिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट है, या कितने सेटअप आवर्स की रिक्वायरमेंट है, या नंबर ऑफ रिसीट कितनी होने वाली है। तो रिसोर्स की नीड्स को आप बेटर वे में आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरा, आप उस कॉस्ट को क्लियरली स्टाफ के साथ लिंक कर पाओगे कि कौन सा स्टाफ कौन सी कॉस्ट के लिए जिम्मेदार है, कौन सा स्टाफ कौन सी कॉस्ट के लिए जिम्मेदार है। पहले तो क्या करते थे आप, टोटल ओवरहेड का बजट बना लेते थे। टोटल ओवरहेड आपके आएंगे 10 लाख के और आगे 15 लाख के। पकड़ते किसको थे? प्रोडक्शन मैनेजर को पकड़ते थे, वेरिएंस आता था। तो अब आप क्लियरली पकड़ पाओगे कि कौन सा स्टाफ किसके लिए जिम्मेदार है, आराम से आप पकड़ पाओगे। कैसे पकड़ पाओगे? इंस्पेक्शन में मान लो वेरिएंस आया इंस्पेक्शन वाली एक्टिविटी में, तो इंस्पेक्शन वाले स्टाफ को पकड़ोगे। टेस्टिंग में वेरिएंस आया तो जिसने टेस्टिंग करी थी उसको पकड़ोगे। मान लो आपका सेटअप वाली एक्टिविटी में वेरिएंस आया तो जिसने सेटअप किया था उसको पकड़ोगे। तो क्लियरली क्या कर पाओगे आप, जो भी कॉस्ट आई है उसको स्टाफ के साथ लिंक करके उस स्टाफ को जिम्मेदार ठहरा पाओगे, उस स्टाफ को जिम्मेदार ठहरा पाओगे। ये फायदा हो जाएगा। पहले तो सीधा आप प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाते थे, लेकिन अब आप जो स्टाफ जो सा काम कर रहा है, जो स्टाफ जो सा काम कर रहा है उसके पास जाओगे, तो क्लियरली लिंक हो जाएगी कॉस्ट स्टाफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बजट स्लैक। आइडेंटिफिकेशन बजट स्लैक। आप बोलोगे बजट स्लैक क्या होता है? बजट स्लैक मतलब आपने बजट में एक स्लैक डाल दिया जिससे वो बजट आसानी से अचीव हो सके। जैसे मान लो वर्कर से बजट बनाया कि वो 1 लाख यूनिट बना सकते हैं, जबकि उनकी कैपेसिटी थी 1,50,000 की। प्रोडक्शन मैनेजर ने मान लो बजट बनाया 1 लाख यूनिट बना सकता है, जबकि कैपेसिटी कितनी थी? 1,50,000 की। कैपेसिटी से कम का बजट बनाया ताकि वो बजट आसानी से अचीव हो जाए। अब आप बोलोगे आसानी से अचीव होगा तो क्या होगा? आसानी से मान लो प्रोडक्शन मैनेजर ने बजट अचीव कर लिया तो उसका तो बोनस मिल जाएगा फ्री का, उसको वाहवाही मिलेगी, उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, वाहवाही मिलेगी। तो वर्कर्स क्या करते हैं? बजट में स्लैब डाल देते हैं ताकि वो बजट आसानी से अचीव हो जाए। उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है काम करने की, लेकिन वो बोलते हैं हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारा तो इतना ही बस का है। तो कैपेसिटी है मान लो 1,50,000 की और बजट बनाया 1 लाख का। अब 1 लाख का बजट बनाया तो उसको आसानी से अचीव कर लेंगे क्योंकि कैपेसिटी उनकी 1,50,000 की है, तो बजट आसानी से अचीव हो जाएगा। वो थोड़ा ज़्यादा ही अचीव कर लेंगे, ज़्यादा अचीव करेंगे तो फालतू का उनको बोनस और मिल जाएगा। तो अगर आप एक्टिविटी की वजह से बजट बनाओगे, एक्टिविटी की वजह से बजट बनाओगे तो ऐसे जो बजट स्लैक हैं जो बजट में डाले हुए थे उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, उन बजट स्लैक को आप पकड़ पाओगे। जिन वर्कर्स से बजट में स्लैक डाल रखा था उनको आप पकड़ पाओगे। ये थे एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के बेनिफिट। क्या क्या? आप रिसोर्स की नीड्स को बेटर आइडेंटिफाई कर पाओगे, जो कॉस्ट है उसको क्लियरली आप स्टाफ के साथ लिंक कर पाओगे और स्टाफ की जिम्मेदारी को तय कर पाओगे। और तीसरा, बजट में जो स्लैक डला हुआ है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। याद करने के लिए बताया था मैंने CBI, C फॉर क्लियर लिंकिंग ऑफ कॉस्ट, B फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स नीड्स और I फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बजट स्लैक। और ये था अपना चैप्टर नंबर 9। पूरा अपन ने कवर कर लिया, सारे टॉपिक देख लिए। एक बार इसका स्टडी मेट और देख लेते हैं, मॉड्यूल देख लेते हैं अपन। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, देखो क्या क्या टॉपिक थे देख लो। सबसे पहले इसमें देखो दे रखा था स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जो अपन ने देख लिया। इसके अलावा देखो ABC, ABM और ABB, इनके बारे में बता रखा था। ABM अपन ने पढ़ लिया, ABB पढ़ लिया। ABC मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 4 में पढ़ा दिया था पूरा का पूरा, क्योंकि ABC थोड़ा बहुत यहाँ दे रखा है और वहाँ भी आपने काम का था चैप्टर 4 में, तो अपन ने चैप्टर 4 में पूरा डिटेल में कवर कर लिया उसको। इसके अलावा डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये सब अपन ने इसमें देखा। ABM में अपनी वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी भी कवर करी। अब आगे चलते हैं, इसमें देखो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले अपन ने देखा स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। 3 चीज़ें देखी, ग्रोथ कंपोनेंट, प्राइस रिकवरी और प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। उसके बाद अपन ने इसमें क्वेश्चन वगैरह सब क्लास में कर ही लिए थे, सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर्ड है। फिर अपन ने देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी देखा, एक डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी देखा, इसको डिटेल में समझा, इसके क्वेश्चन वगैरह अपन ने ऑलरेडी कर ही लिए थे। एक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस देखा, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पूरा अपन कवर कर लिया था। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट अपन ने देखा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट में अपन ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखा, वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी के बारे में देखा, इसके बेनिफिट्स वगैरह अपन ने देख लिए थे, सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके थे अपन। एप्लीकेशन देखे थे अपन ने एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट के। फिर अपन ने देखा एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग अपन ने डिटेल में देखा और ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग देखने के बाद। इसमें देखो ABC और दे रखा था, ABC अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर 4। तो ये था चैप्टर 4 जो अपन ने डिटेल में कवर कर लिया। मेनली ये चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर था, थियरी थोड़ी बहुत दे रखी थी इसमें एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की, बाकी मेनली चैप्टर प्रैक्टिकल था। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।